गांधी और सरला देवी 12 अध्याय आज किताब पर हम बात कर रहे हैं। और ये उपन्यास पर बात करने का हमारा ये ग्रुप बनने के बाद शायद पहला ही अनुभव है। एक बार रेत समाधि लालटेन में किया था, इस ग्रुप में शायद पहला अनुभव है। और उपन्यास पर बात करने की रुचि भी इसलिए हुई कि आपने बताया कि भाई गांधी को अलग तरह से देखने की एक दृष्टि ये किताब दे रही है और सरला देवी के बारे में बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं। उनकी एक आधिकारिक जीवनी है और एक वो लेटर्स वाली जो किताब है लॉस्ट लेटर्स। तो इसके अलावा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके बारे में हम प्रमाणिक तौर पर सरला देवी के ऊपर बात कर पाए। तो बेसिकली जो किताब में शुरू में एक प्रसंग आता है जॉन ऑफ आर्क, तो हम खाली उस पहलू को पकड़कर कहेंगे कि वो फ्रांस की वीरांगना थी जिसने इंग्लैंड के आधिपत्य से फ्रांस को बचाया था उस समय 1429 में। तो उसी की तरह से ये अपनी तरह से एक राजसी ठाट बाट से इतर पली बड़ी एक ऐसे समृद्ध परिवार की युवती से लेकर महिला होने तक की एक ऐसी महिला की यात्रा है जहाँ पर कई सारे उतार चढ़ाव भी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई और गांधी से उनका संग साथ हुआ, विवेकानंद से उनका संग साथ हुआ और भी रविंद्रनाथ की वजह से भारतीय पत्रिका जो रविंद्रनाथ टैगोर निकालते थे उसकी वजह से उस समय नव जागरण और कई तरह के छोटे मोटे मुहिम जो शुरू हुई थी उस समय आज़ादी के लिए या आज़ादी को जोड़ने के लिए अलग जगाने से संबंधित, चाहे बंगाल में हो, लाहौर में हो, पंजाब में हो या इलाहाबाद में हो, मुख्यतः 4 केंद्र रहे हैं सरला देवी के, जहां पर इनका लोगों से संपर्क, इनका प्रचार प्रसार और गांधी के संसर्ग में आने के बाद जो गांधी से मैत्री होती है, गांधी से मैत्री भी बहुत अल्प अवधि के लिए है। 24 अक्टूबर 1919 में लाहौर गांधी आते हैं जलियांवाला बाग के बाद, रॉलेंट एक्ट उस समय चल रहा होता है और जून 1921 तक इनके नियमित पत्रावली के संबंध रहते हैं। जून 1921 के बाद एक विच्छेद हो जाता है और एक फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। तो बहुत कई लोगों ने अपनी समीक्षा में इसको 12 मासी भी लिखा है, लेकिन आधिकारिक तौर पे जून 1921 के बाद जो नियमित पत्र जो गांधी लिखते थे, रोज कभी लिखते थे, कभी हर सप्ताह लिखते थे और इनका जो गांधी में सरला देवी के प्रति जो इनिशियल एक आकर्षण हुआ था वो 19 साल पहले जब इन्होंने नमो हिंदुस्तान अधिवेशन में गाया था, वहाँ पर हुआ था कि भाई इसकी ऐसी ओजस्विनी वाणी किसकी है और ये बिल्कुल अलग तरह से पूरे अधिवेशन में नजर आ रही है, लाल पाड़ की साड़ी पहनी हुई महिला है। तो वहाँ से एक जो आप इनिशियल बीच कह सकते हैं। और उसके बाद गांधी की अपनी यात्रा है लंदन पढ़ने जाने की और दक्षिण अफ्रीका होने की और फिर वापस भारत लौटने की, जब तक गांधी के अंदर खुद की बुनावट में एक परिपक्वता और अलग तरह से सोचने का गठन उत्पन्न हो गया। और सरला देवी की यात्रा अपने परिवार से होते हुए रामभज दत्त चौधरी की तीसरी पत्नी होने तक की यात्रा भी हो चुकी है। और अब एक लंबे अंतराल के बाद वो वापस मिले हैं और किताब की पृष्ठभूमि वहाँ से भूमिका बनती है कि भाई गांधी आज आए हैं और शाम को उन दोनों सम्मुख बैठे हैं और एक वार्तालाप स्थापित होता है। तो गांधी चाहते हैं कि आप अपने बचपन की स्मृतियाँ या अभी तक की जो यात्रा हुई है वो सिलसिलेवार तौर पर मुझे बताएं। और उसके बाद वहाँ से हमको लगता है कि गांधी एक व्यक्ति, पूर्ण स्त्री और हल्का फुल्का एक प्रेम के बीज अंकुरित किसी के साथ होने की त्रिआयामी यात्रा के तौर पर एक महिला को देख रहे हैं। और एक महिला का गठन एक साधारण स्त्री से जोड़ो साकों या ठाकुरबाड़ी से होते हुए, एक साहित्यिक यात्रा से होते हुए अब वो एक सामाजिक परिदृश्य में, सामाजिक प्लेटफॉर्म पर जाने की यात्रा के लिए तैयार हो रही है अपने आप को। और गांधी उसका हाथ पकड़कर उसको उस प्लेटफॉर्म के लिए ले जा रहे हैं। साहित्यिक रूप से तो उसका गठन हो ही चुका है ठाकुरबाड़ी में और वो एनलाइटन वहाँ तो हो चुकी है। अब गांधी के संसर्ग और गांधी के संपर्क के साथ पत्रों के माध्यम से, रामभज दत्त चौधरी के माध्यम से जो लाहौर में अखबार चलाते हैं और वहाँ पर सारे आज़ादी के पहले की जो मुहिम है उसको देखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो उनके और गांधी से जुड़ने के बाद
सरला देवी की किस तरह से यात्रा होती है स्वराज को लेकर, पूर्ण स्त्री को लेकर और गांधी से सहमतियां असहमतियों को लेकर इस पुस्तक में समय समय पर प्रकाश डाला गया है। और वो जून 1921 तक जो भारत के परिदृश्य से होकर गुजरा है, चाहे हंटर कमीशन हो, असहयोग आंदोलन हो, और भी कई तरह की चीज़ें होती है, तो वो पत्रों के माध्यम से और समय समय पर बीच में सेवाग्राम और साबरमती आश्रम सरला देवी आती है, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में संवाद और गांधी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति मंगनलाल गांधी, देवदास उनका बेटा, हरिलाल, राजगोपालाचार्य, तो उनसे भी और बा से भी जो सरला देवी के संवाद हैं, तो उनकी मनोदशा और उनके बीच में जो उत्पन्न होने वाली मैत्रीपूर्ण प्रेम या प्रेम के अलावा भी अपने आप को चेतना से जागृत करने की जो यात्रा है, जो गांधी एक अलग तल पर देख रहे हैं, जहाँ पर इस पुस्तक में मनसा वाचा कर्मणा, एक अष्टावक्र गीता का उल्लेख किया है, राजा जनक की बात की गई है। और वो गांधी एक जगह कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष होता है वो सुख और दुख और सही गलत के स्पर्श से ऊपर होता है। तो वो बार बार समय समय पर उनको एनलाइटन करने की, प्रेम तो हैगा एक अलग तरह का, लेकिन वो एक आध्यात्मिक तल पर भी उनको ले जाकर पूर्ण स्त्री होने की और पूर्ण अपने आप को आज़ादी के आंदोलन में झोंकने की बात कहते रहते हैं। और वो सरला देवी किस तरह से ग्रहण करती है नहीं करती, उसकी ऊहापोह हम उनके पत्रों में और दोनों के संवादों के आदान प्रदान में महसूस करते रहते हैं। और जून 1921 होने के बाद हम ये पाते हैं कि सरला देवी उस तरह से गांधी से नहीं जुड़ पा रही है जिस तरह से गांधी चाहते हैं। उसके बाद भी वो स्वराज के लिए, खादी के लिए और असहयोग आंदोलन के लिए और भारत की आज़ादी के लिए अपनी तरह से कार्य करती रहती है। और एक समय बाद 1935 के लगभग अपने आप को कांग्रेस से भी अलग कर लेती है। उनकी ये डिमांड होती है कि महिलाओं का भी अलग संगठन स्थापित होना चाहिए, और उनको लग रहा है कि महिलाओं को अधिवेशन में ले जाया जा रहा है और महिलाओं को आप आंदोलन में ले जा रहे हैं, विरोध प्रकट करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नीतिगत निर्णय होता है वहाँ पर महिलाओं की भूमिका बिल्कुल लोप है या नगण्य ना के बराबर है। तो सरला देवी का एक स्टैंड उसके रूप में एक विरोध प्रकट करते हुए वो अपने आप को कांग्रेस से भी अलग कर लेती है और फिर वो आश्रम में चली जाती है वहाँ पर, और फिर उनकी आत्मकथा का उल्लेख है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल जमा जोड़ इस पुस्तक का सार इतना सा, और बाकी हम समय समय पर आगे बात करेंगे तो और पहलू पर बात करेंगे। अब आप सब लोग अपने वक्तव्य जिस भी रूप में, चाहे लिखित रूप में या जिस भी रूप में आपको सुविधाजनक, मैंने आधी किताब पढ़ी और मैंने हर एक चैप्टर की समरी नहीं लिखी है, मतलब मैंने पूरी बुक की एक छोटी सी प्रिसाइज समरी लिखी है जो मेरे को समझ आया। बिल्कुल, हर पेज वाइज मैंने समरी लिखी है, बट मैं एक चीज बोलने बैठ जाऊंगी तो बहुत आप टाइम उसको सम टोटल में आप कैसे देख रही हैं, आपको अपने जो आपके इंप्रेशन बन रहे हैं, भाव हैं, वो पढ़ दीजिए। गांधी और सरला देवी, यह किताब अलका सराफी द्वारा लिखी गई है। एक बेहद सुंदर तरीके से वर्णित कथा है जो कि गांधी और सरला जी के बीच में हुए पत्रों का आदान प्रदान पर आधारित है, जिसमें से कई पत्र गांधी जी के परिवार द्वारा जला दिए गए थे। तो जलाए क्यों गए एक ऐसे महान व्यक्ति के पत्र? उनमें ऐसा क्या राज थे जिनसे गांधी जी के ब्रह्मचारी संत की छवि को खतरा था? इस किताब को पढ़ने से आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमें जैसा इतिहास पढ़ाया गया है इतिहास वैसा ही था, या इतिहासकारों ने कुछ प्रदर्शित करने का तरीका असलियत से कुछ अलग ही था। इस किताब की शुरुआत में शायद आपको लगेगा कि यह किताब बापू के निजी जीवन और सरला जी के साथ संबंध पर एक चाट मसाला तो नहीं, परंतु यह किताब आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में विस्तार से जानने पर मजबूर कर देती है। आपको गांधी जी और सरला जी के
असली व्यक्तित्व को पहचानने और समझने पर भी मजबूर कर देगी और ब्रिटिशर्स के किए गए अनगिनत क्रूर अत्याचारों से भी आपको अवगत कराती है। इस किताब के माध्यम से मुझ जैसी युविका को अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी रुचि उत्पन्न हुई कि मैंने भी कई अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में खोजना शुरू कर दिया और कुछ किताबें और पॉडकास्ट जरिए मुझे कई ऐसे लोगों के योगदान के बारे में पता चला जो पहले नहीं पता था। जैसे कि इस कहानी की नायिका सरला जी, और भी कई नाम हैं, वीर सावरकर जी, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, श्री उधम सिंह जी, श्रीमती कस्तूरबा जी, इन सब के बारे में मतलब मैंने डिटेल में और स्टडी की। और यह भी पता चलता है कि महात्मा कोई नहीं होता, सब इंसानों में सही गलत सभी गुण होते हैं। तो गांधी जी का पता नहीं, लेकिन उनकी इस महात्मा छवि का कई लोग उपयोग करना चाहते थे, ये स्पष्ट है। और सरला देवी जी आज की तारीख में भी जिंदा होती तो शायद उन्हें आज भी लोग बेहद बोल्ड बोलते। वे सच में नारी शक्ति थी, जिन्होंने गांधी को कुछ समय के लिए एक महात्मा समझा। यह किताब पढ़कर मेरे मन में गांधी से ज्यादा सरला जी की इज्जत बढ़ी है। इस किताब की प्रशंसा करना चाहूंगी कि ये बेहद वेल रिसर्च किताब है, जिससे हमें पता चलता है कि एक दो लोगों से स्वतंत्रता नहीं मिली। सरला जी जैसे कितने अन्य लोग हैं जिनसे हमें जिनके बारे में कुछ नहीं पता। और भारत में नारी शक्ति की शुरुआत शायद सरला देवी, मतलब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में नारी शक्ति की शुरुआत शायद सरला देवी जी की हुई थी। इस किताब की कमियां मुझे लगी कि इस किताब में एक डिक्शनरी या ग्लॉसरी दी जा सकती थी, जिसमें कई शब्दों का विस्तार किया जा सकता था। जैसे कई टर्म्स यूज की गई है, जैसे रॉलेट एक्ट, मनुस्मृति, आनंद मठ, कई ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनके बारे में मतलब अलग से आपको कहीं जाकर देनी जाना। और इस किताब से जो मुझे गांधी जी की साइकोलॉजी समझ आई वो बोल सकते हैं। गांधी जी वे एक बनिया परिवार से थे, अच्छे हिंदू घर से थे, परंतु उनके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें शर्मनाक कर दिया। अपनी वासना के कारण अपने पिता के अंतिम समय पर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इससे उनके मन में हमेशा पश्चाताप और सेल्फ टॉर्चर, सिन रिडेम्पशन जैसी आइडियोलॉजीज बनती चली गई, जो आगे जाके टॉल्स्टॉय नामक क्रिश्चियन ईसाई की किताब पढ़कर और भी पक्की होती गई। फिर कुछ वे रामचरितमानस पढ़कर राम जैसे बनने की कोशिश में रहे। कोई भी कुछ भी कह देता, अगर उन पे उंगली उठा देता तो वे अपनी बात से पलट जाते। उनकी सबसे बड़ी ताकत और अच्छाई थी कि उन्हें सब वर्ग, जाति, सबको सभी और मजहबों को इकट्ठा कर एका लाया था भारत में, जो उस टाइम पे नहीं था। पहले भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, हिंदू समाज में भी अमीर और गरीब, नीची जाति सब अलग थलग होने के कारण ही ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर पाए थे। उनकी एंटी कैपिटलिस्ट और ग्राम योजनाएं बहुत ही सराहनीय थी, परंतु उनका जिद्दीपन और अनशन पे बैठ जाना कि सब, और ये सोचना कि मैं सबका मन बदल सकता हूँ, ये एक मतलब उनकी कमी लगती थी। फिर उनका बीच में मतलब कि मैं आउट ऑफ द बुक कह रही हूँ उनके बारे में, कि उनका बीच में जैसे मुस्लिम्स के लिए खिलाफत मूवमेंट में साथ देना और ये सोचना कि कोई मतलब सिर्फ हमें अहिंसा के द्वारा सबका मन बदल के सब कुछ चेंज कर दूंगा, ये सोचना, ये उनकी मेरे को कमियां लगी। अगर हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ उनके अहिंसा के मार्ग से हमें आज़ादी मिल जाती, तो मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल था। और ये खुद ब्रिटिश के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद इंडिया छोड़ने के बाद वापस आके कहा कि हमने इंडिया इसलिए छोड़ा क्योंकि इंडिया की जो आर्मी में जो लोग इंडियंस जो थे उन पे से हमारा विश्वास उठ गया था। उन लोगों ने अंदर ही अंदर हमारे अगेंस्ट म्यूटिनीज कर दी थी, जिसमें सबसे पहली म्यूटिनी जो थी 1875 की म्यूटिनी थी, और लास्ट म्यूटिनी अपनी बॉम्बे वाली म्यूटिनी थी,
जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने फाइनली इंडिया पे गिव अप कर दिया था, ना कि गांधी की सोच की वजह से कि मैं वो सोच रहे थे कि मैं इनका मन बदल दूंगा, इनका सोचने का तरीका बदल दूंगा, उस वजह से नहीं था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल प्रेशर था, जर्मनी का, जापान का, तो मिस्टर बोस ने जाके जब एलाइज वहाँ पे क्रिएट किए और इनके ऊपर म्यूटिनी भी हो गई, इनको अपने मिलिट्री पे भी विश्वास नहीं रहा, तब जाके ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा। बट गांधी का अलग योगदान था, बट ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गांधी जी की वजह से ही हमें स्वतंत्रता मिली। और उनके निजी जीवन पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। नहीं, अगर आपने लिखा है तो बहुत नहीं, मैंने यही लिखा है कि मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि ये उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस है, इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा है, फिर भी काफ़ी पहलू को आपने समेटा अपनी तरह से, और काफ़ी आधी किताबें पढ़ी है ना, तो भी आधी बार पढ़ लेते तो कुछ बात जुड़ाव के आप इसे भी सर ये बातचीत के बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ खास बात मैंने भी कुछ ऐसा खास नहीं लिखा, पढ़ते पढ़ते जो बीच बीच में मैं करती गई, काफ़ी अच्छा आए तुमने मुद्दे, मैंने कुछ मुद्दे थोड़े से सोचे थे। गांधी और सरला देवी चौधरानी नॉवल जब मेरे हाथों में आया, या यूँ कहें कि जब मेरे द्वारा पढ़ा गया, तो मुझे एक अलग ही अनुभव देकर गया। एक ऐसी अप्रतिम कृति बन पड़ी है, करीब 100 साल पहले के वातावरण मानो हमारे सामने जीवन से हो गए हैं। ऐसा अति हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी कि आज इस युग में रहते हुए लेखिका ने करीब 100 साल पहले का माहौल, घटनाएं ऐसे ताना बाना बुना है कि लगता है कि उनके सामने कोई एक चलचित्र सा चल रहा है। लेखिका के उस कालखंड का, गांधी जी का लाहौर आकर सरला देवी के घर रुकने का संयोग उन दोनों के बीच एक अनोखा है बारीक तंतु छोड़ गया। उसकी कहानी है गांधी और सरला देवी। जो स्नेह तंतु था उन दोनों के बीच वो उतना बारीक है, या शायद उसे स्नेह तंतु की बजाय हम कोई खुशबू कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। जब हम कोई कहानी, उपन्यास या कविता पढ़ते हैं तो उसकी भाषा, शिल्प, संयोजन और कहने का अंदाज ही हमको कहानी से जोड़ते हैं। एक सीधी सच्ची बात 1000 कविता से ज़्यादा मर्म तक पहुंचती है, ये उस उपन्यास की खासियत है। कहीं कोई क्लिष्टता नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में पूरा ये उपन्यास रचा गया है। हाँ, एक बात अवश्य है कि जो मेरे मन में इस किताब को पढ़ने के बाद जो एक छवि थी, एक महात्मा की, लेखों के माध्यम से, किताब के माध्यम से या मूवी के माध्यम से, हाथ में डंडा, घुटने तक धोती, चश्मा पहने हुए जो एक संत की छवि थी, वो छवि थोड़ी सी कहीं ना कहीं चरमराई। कहीं कहीं लगता है कि गांधी मात्र एक पुरुष है, एक अहंकारी पुरुष जो स्त्रियों को सदैव अपने से कमतर देखना चाहते हैं। सरला देवी की प्रतिभा, उसकी ओजपूर्ण भाषण, उसकी पढ़ाई लिखाई, उनका बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना, बाकी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि आप लोगों ने भी सब नहीं पढ़ी है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना, ये सारी बातें उनके केवल खादी ना पहनने के आगे गौर हो गई हैं। गांधी जी उसकी अच्छाई, सच्चाई पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, कभी कभी एक झटके में। उनका सारा वजूद एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्या तुम पूर्ण रूप से अच्छी हो, या अन्याय से दूर हो, या तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो? इस तरह के प्रश्न उसे पूरी तरह से हिला देते हैं। कभी गांधी सरला देवी को देश सेवा के लिए अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाकर। दूसरी तरफ उसमें कमियां निकालकर उनकी आत्मविश्वास में, उनकी जो छवि है समाज में, उसमें दरार पैदा करते हैं। एक जगह अखबार में जहां उनके भाषण की तारीफ हो रही है, वहीं गांधी जी यंग इंडिया में लिखते हैं कि उन्होंने खादी की साड़ी पहनी है, इसलिए लोग उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। पूरी जाति की तरह काले लोगों को ऊपर उठाने का भार आपको अपने ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। सरला का ये वाक्य सरला की गरिमा को फिर से मेरे सामने उठा गया।
कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि गांधी जैसे सरला को जानबूझकर मानसिक रूप से बीमार करना चाहते हैं। समाज में एक नारी के स्वतंत्र रूप से प्रश्न उठाए जाने की व्यवस्था पर भी ये उपन्यास सवाल उठाता है। बंगाल में माँ दुर्गा के आगे सिंदूर खेला और ढूंढूची लेकर नृत्य करने का औचित्य मुझे अब समझ में आ रहा है। एक बात और है कि सरला और गांधी जी जब दोनों मिले नहीं थे और अलग अलग काम करते थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डच गोरों के साथ एम्बुलेंस युद्ध में आहत और बीमार लोगों की सेवा करने के लिए एम्बुलेंस कोर बनाई थी। वहीं सरला देवी ने बंगला रेड क्रॉस और जापानियों की सेवा करने के लिए अपनी एक रेड क्रॉस संस्था बनाई थी। शरद चंद्र पाठकों के प्रिय लेखक कैसे बने, ये भी मैंने इस किताब को पढ़कर ही जाना। इसके बाद में चर्चा करेंगे। अब इसको क्या कहेंगे, उनके आत्मीय संबंधों को हम क्या कहेंगे। जब गांधी जी सरला को पत्र लिखते हैं तो सरला गांधी जी के पत्र लिखने के अंदाज से पत्र लिखने का समय जान लेती है। एक महानायक, एक राष्ट्रपिता जिसके बनाए आदर्शों पर दुनिया चलती रही, अहिंसा का पुजारी, उसके चरित्र या उसके ऊपर लिखना आसान नहीं हुआ होगा अलका जी के लिए, क्योंकि यहाँ इस उपन्यास में गांधी जी का किरदार कहीं कहीं नेगेटिव शेड में भी उभरा है। बस मैंने लिखा तो नहीं, हाँ, ऐसे ही बोलूँ। सबसे पहली चीज़ तो इसमें रामभज दत्त का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। भले ही वो थोड़ा थोड़ा आए हैं, बीच में आए हैं, लेकिन असली फेमिनिस्ट और लिबरल मुझे वही गांधी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे वहाँ पर रामभज दत्त। और सरला देवी का जहाँ तक बात है कि सरला देवी जिस फैमिली से आ रही थी, उनको शुरू से खुलापन, वो आज़ादी, रविन्द्रनाथ टैगोर की उनकी माँ खुद लेखक थी उस ज़माने में, और उनके नाना, मतलब एक ऐसी फैमिली थी जहाँ उनको किसी बंधन का तो सामना नहीं करना पड़ा। उस इरा के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत खुलापन था उनकी ज़िंदगी में। और गांधी जी के करेक्टर में जैसी वो उनके साथ लव तो था, वो तो क्लियर उसमें आ रहा है हर जगह। भले वो अपनी बहन लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन वो हर एक सेंटेंस में पता चल रहा है कि ये प्रेम में है, गांधी जी की तरफ से है और सरला देवी की तरफ से छुपा छुपा सा आ रहा है। गांधी जी की तरफ से क्लियर आ रहा है कि गांधी की आदत, जो भी मैंने जहाँ भी पढ़ी अब तक समझा, कि गांधी हर चीज़ खुला बोलते थे। वो लोग लाज और ये सब चीज़ों का ख्याल नहीं करते थे। महात्मा जो भी उनका दिया गया है टाइटल, उन्होंने हर बात को छुपाया नहीं है। चाहे उनकी आत्मकथा में, जैसे उनका वासना वाला उन्होंने अपना लिखा है, लोग पढ़ के बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं, लेकिन वो हिम्मत है बोलने कि उसने हर एक चीज़ को, आत्मकथा में लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं लेकिन उन्होंने बुरा भी लिखा। तो ये यहाँ पर भी दिख रहा है कि वो कुछ छुपा तो नहीं रहे किसी से। ये बात उन्होंने अपने शिष्य को बोली, नाम भी मुझे याद आ रहा, हाँ, उनको बोली, उनको भी बोल दिया साफ करके कि कैसा फील हो रहा है। मतलब ये उनको 1 साल के अंदर से फील हो गया था। 1 साल होने से पहले ही वो थोड़ा सा खिंचाव नहीं महसूस कर रहे थे, जान के उनको ऐसी बातें बोल रहे थे। वो अपने आप को काटना भी चाह रहे थे उनसे, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि वो वासना में या किसी तरह को उसमें डूब रहे हैं, या वो ऐसा चाहते हैं। और उनके हर लाइन में ये चीज़ एक्सप्रेस भी हो रही है। भले ही वो बहन लिख रहे हैं, कहीं पर माँ भी लिख रहे हैं शायद, लेकिन वो हर लाइन के साथ वो चीज़ आ रही है और इस चीज़ की फीलिंग उनको आ भी गई और उस चीज़ से उन्होंने कटना भी शुरू किया। सरला देवी शायद बाद में कटी हैं उनसे, लेकिन गांधी ने पहले कटना शुरू किया, क्योंकि जब गांधी का व्यवहार बदला तो सरला को ऐसा लगने लगा कि हाँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। खादी की मोटी साड़ी पहन रही, जो कॉमनली कस्तूरबा जी भी नहीं पहन रही, कोई नहीं पहन रहा, तब भी ये मेरे सर पे सवार है। इनके अंदर पैट्रियार्की वो शो हो रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेम में इंसान आता है तो पैट्रियार्की और जागने लग जाती है। तो ये मेरे ख्याल से उनका जो प्रेम में आने के बाद वो अपना अधिकार उन पे समझ रहे हैं और उनको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। सरला देवी बहुत हद तक उनके हिसाब से चली गई, बहुत हद तक। और मैं सही बताऊँ, मुझे जहाँ ये लगा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, हाँ। क्योंकि सरला देवी खुद स्ट्रॉन्ग फैमिली से थे। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, द्वारकानाथ टैगोर हैं, और ये सब लोग हैं तुम्हारे, और सब कुछ देखा था। जहाँ वो उनके उसमें आ रही थी बातों में, मुझे तो बहुत
गुस्सा भी आ रहा था बीच में पढ़ते पढ़ते। मुझे गांधी पे तो खैर गुस्सा नहीं है, गांधी जी का तो ये क्लियर है कि वो खुला बोल रहे हैं सब कुछ, बल्कि साथ वालों को शेयर भी कर रहे हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो वो भी उनको बोल रहे हैं कि हाँ आप हट जाइए। वो भले ही महिला को गलत बोल दिया उन्होंने कि महिला फंसाई, कॉमनली यही होता है, पुरुष को तो कोई फंसाई, महिला ही फंसाएगी, है ना। तो वो वैसी चीज़ें भी आ रही हैं, तो वो सब कॉमन लगा मुझे। और गांधी जी को तो मैं नहीं उंगली उठाऊंगी, जो कुछ है उन्होंने मुंह पे बोला है, सब कुछ बोला जैसे वो हमेशा से बोलते हैं हर जगह। और अहिंसा की बात को, जो अहिंसा भी एक हद तक हिंसा हो जाती है, रामभाई दत्त चौधरी ने कहा शायद, वो तो है, वो अहिंसा को इस हद पर ब्रह्मचर्य में जो उनकी बातें थी जो रामभाई दत्त चौधरी को नहीं पसंद आ रही थी। तो मुझे इसमें रामभाई दत्त चौधरी का करेक्टर भले ही कम आया है, लेकिन मुझे इम्प्रेस किया उसमें फेमिनिज्म उनमें बहुत है, उनमें लिबरल वो बहुत हैं। जबकि वो सब कुछ पढ़ रहे हैं पत्र में, वो उनके घर आते हैं और उनके लिए सेवा भी कर ली है सरला देवी, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उनके घर में रहते हुए उन्हें कभी इस चीज़ का कोई एक क्वेश्चन नहीं। तो मुझे फेमिनिज्म उनमें ज़्यादा दिखाई दिया। और गांधी जी का अपना करेक्टर जो भी था, उन्होंने खुला सबसे बोला। पैट्रियार्की उनकी उभर के बहुत आई है इसमें। उन्होंने सरला देवी को अपनी तरीके से चलने के लिए कई जगह टोका है कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। बाकी वो कर रही थी, ज़रूरी नहीं है कि घर के बर्तन मारने के बाद ही हम कुछ रेवोल्यूशनरी कर सकें। उनका अपना कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो हर कॉन्सेप्ट को पहले एग्री भी कर रही थी, लेकिन वो वहाँ पर उनके से हटी हैं जब गांधी जी खुद हटे हैं। गांधी जी को जब फील होने लगा कि उनके अंदर जो है काम भाव जग रहा है, तो गांधी जी खुद ही वहाँ से उनसे भिड़कना शुरू हुए हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो उनको चोट करी। तो उसके बाद सरला देवी हटी है, मतलब सरला देवी पहले नहीं हटी है मेरे ख्याल से। सरला देवी पहले नहीं हटी है, जब उधर से उनको भाव इस तरह के मिले, इनकी तारीफें बन हुई, इनके अंदर बुराइयां निकालने लग गए, सब कुछ निकालने लगे, सब सरला देवी हटी हैं। और लास्ट में कुछ व्यंग वगैरह लिखे हैं उन्होंने, बोला भी है उनके चीज़ों पे। लेकिन ये क्लियर मुझे समझ में आ रहा, महिला चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, जितना सब कुछ बढ़ जाए, लेकिन वो आ ही जाती है मेल के जो चाल है उसमें आ जाती है। अब ये फ्रेम में आई चाहे जैसे आई, लेकिन ये खुद नहीं हटी। जब गांधी जी ने इनको ज़्यादा सुइयाँ छुपानी शुरू की ना, तब ये हटी है। मेरा मतलब थोड़ा सा ये था, लिखा मैंने कहीं कुछ नहीं है। और रामभाई दत्त चौधरी का कैरेक्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने भी जो लिखा उसे थोड़ा सा ही बता रही हूँ। मतलब ये पुस्तक तब लिखी गई है, मतलब दोनों की 12 महीनों की मित्रता को वर्णन करती है। हालांकि दोनों की मुलाकात उस समय हुई जब दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों का मकसद भी देश प्रेम के लिए था। और देश के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी और पहली उपन्यासकार स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी के पति भी देशभक्त और पंजाबी वकील। इन्हें बंगाल के लोग दुर्गा काली का अवतार कहते हैं या कभी कभी जोन ऑफ आर्ट भी कहते हैं, जिसका सीधा अर्थ है एक रक्षक या लोगों की ढाल। उनका भाषण भी काफ़ी दमदार हुआ करता था, जो लोगों को सहजता से प्रेरित करता था। पति के जेल में रहने के बावजूद भी एक वियोगिनी का जीवन ना बिताकर देश की आज़ादी के लिए हर संभव प्रयास करती है। सलीके से कपड़े पहनना यह दर्शाता है कि किसी नामी घराने की बेटी होती है। गांधी जी को किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया है। कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि उनके योगदान के बिना हम स्वतंत्र जीवन नहीं बिता रहे होते। सरला देवी से उनकी मुलाकात लाहौर में तब हुई जब उनके पति जेल में होते हैं, और तीनों का ही मकसद हालांकि देश को आज़ाद कराना है। और गांधी जी के साथ ही हर जगह स्वतंत्रता आंदोलन में घूमी भी है। कहानी पढ़ते पढ़ते दोनों की दोस्ती से कुछ और ज़्यादा संबंधों का विवरण करती है। कुछ समय सरला के घर के रहने के बाद दोनों में पत्र व्यवहार शुरू होता है और संवाद से उनमें दोनों के रिश्तों की गहराइयों को और बढ़ाता है। गांधी जी पर उनका हालांकि अटूट विश्वास है, जिसमें वो अपने बेटे दीपक को भी साबरमती आश्रम में भेज देती है। हालांकि उसके पति की नाराजगी और सास की भी नामंजूरी झेलनी पड़ती है। रामभाई दत्त का ये मानना है कि दीपक देश विदेश में कहीं भी अच्छे विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकता था। सरला देवी के आकर्षण को लेकर गांधी जी ने खुद को ब्रह्मचर्य से भटकने का दोषी भी स्वीकारा है। गांधी जी बहुत बार सरला को दूसरी औरतों की तरह सादगी से रहने का, अपना काम स्वयं करने का आग्रह करते हैं, जो सरला को स्वीकार नहीं। हालांकि सरला ने सेल्फ त्याग कर खादी भी अपनाया है।
कहानी में गांधी ने सरला देवी के दो आध्यात्मिक पति यानी जिसे मन से अपना मान लिया जाए ये भी स्वीकारा है। सरला भी ये महसूस करती कि उन दोनों के बीच में कुछ तो है जो चाहकर भी या ना चाहकर भी सरला उनके रंग में रंगी जाती है, जबकि दोनों ने ही ना अपने वैवाहिक जीवन को संकट में आने दिया ना अपनी देशभक्ति के मार्ग से बढ़े। सर मैं जितना पढ़ पाया, जितना समझ पाया, जितना आपको बीच में 2-3 चीजें स्टार्ट करता हूँ कि पुस्तक का उद्देश्य। ये पुस्तक कुल 85 पत्रों पे आधारित, 80 पत्र गांधी जी के प्राप्त पत्र और 5 पत्र सरला। तो अब जब रेशियो 80 और 5 का है तो जाहिर सी बात है गांधी के विचार ज्यादा है। इन्हीं के बेस पे अलका जी ने पूरे इस 12 मैंने जो किताब में 12 जो अध्याय हैं उनके उनका ताना बाना लिखा है। अगर आप अध्यायों का जो क्रम अगर आप उस पर गौर करें तो जो एक सीरीज चलती है किसी भी आम आदमी के जीवन, अध्यायों में जो पहला अध्याय है अगर आप देखेंगे तो जो पहला अध्याय है आपकी हंसी तो उस देश की संपदा है। अब ये देखिए एक सिंपल सा जो मतलब जो एक माने 2 अनजान महात्मा गांधी और सरला देवी को छोड़ 2 अनजान आदमी जिस हिसाब से अपनी बातचीत और अपने संबंध आगे बढ़ाते हैं, तो आप किसी की प्रशंसा करते, वो बदले में आपकी प्रशंसा करती, इसी क्रम से आगे बढ़ती चली जाती। आप लोग खुद इतने समझदार है कि मैं सिर्फ अध्याय का नाम लेता हूँ, आपके पूरे दिमाग में खाका बनता चला जाएगा। आपकी हंसी तो इस देश की संपदा है। अब सरला देवी पूछती है कि और आप क्या कर रहे थे 1985 में? अब बंकिम चंद्र तुम वही गाना गाओ सरला, मुझे अब देखिए, अब जब 2 संबंध नॉर्मल चल रहे हैं तो तीसरा आदमी प्रकट होता है जहाँ पे ईर्ष्या की संभावना है इसके विवरण। तो चौथा चैप्टर है मुझे भला कैल्विन से ईर्ष्या क्यों हो? तुम सचमुच शक्ति हो सकते, तुम गांधी का अब तुम कैल्विन से ईर्ष्या नहीं होगी, सरला बोल रही है, गांधी बोल रहे तुम सचमुच शक्ति हो। अब रामभद्र तक बोल रहे हैं तुम तो गांधी की तोता बन गई। 5वां अध्याय है अब तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, गांधी का स्टेटमेंट। 8वां अध्याय है अब बिछुड़ना और अधिक कठिन लगने लगा, ये भी गांधी का स्टेटमेंट है। गांधी का स्टेटमेंट है कि प्रेम गली अब साकरी होती है। ये 9वां अध्याय है। 10वां अध्याय है मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए आश्रम घर है या मैं ही तुम्हारा घर। 11वां अध्याय मैं उसे अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहता हूँ। 12वां अध्याय है क्या तुम मेरी वैसी आध्यात्मिक पत्नी हो जैसा मैं चाहता हूँ। ये मेरा वर्डिंग दोनों का होगा, उसको लोग समझा रहे हैं। अब बात करते हैं इस पुस्तक की कथ्य मतलब जो इसकी कहानी है, जो इसका क्यों लिखा। महात्मा गांधी जैसा आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का चरित्र और चित्रण ऐसा किया गया है कि महात्मा के मैंने हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब लेकिन जो गांधी की जो यात्रा है, जो चरित्र की यात्रा है, वो शुरू होती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, जवाहरलाल नेहरू की जो किताब। उसके बाद फिर हम उनकी किताब पढ़ते हैं सत्य प्रयोग, जो उन्होंने खुद की आत्मकथा है। इन सारी किताबों को अगर देखा जाए जो साहित्यिक नहीं है, ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी है, इन सारी किताबों से महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की जो छवि निकलती है उसका अंततः परिणाम ये होता है कि वो महात्मा घोषित कर दिए जाते हैं। एक आदमी को महात्मा मोहनदास से महात्मा बनने की जो यात्रा थी वो इन सबसे पूरी हो जाती है, इन सबसे पूरी हो। अब एक छवि है, एक चित्र है महात्मा का। अब उस चित्र के कुछ जो पहलू है वो अनछुए। महात्मा गांधी में भावनाएं भी होंगी, संवेदनाएं भी होंगी, उनकी कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पब्लिक के सामने नहीं है। अभी बाद के दिनों में
बाद के दिन जो कुछ किताबें आई हैं, जैसे ब्रह्मचर्य के मेरे प्रयोग, मीरा और महात्मा, अभी लेटेस्ट गांधी और सरला देवी चल रहा है। ये जो अनछुए पहलू हैं महात्मा गांधी के, मतलब जो जहाँ भाव, संवेदनाएं, बुराइयां, जिससे कि आप गांधी के ऊपर डिबेट कर सकें, बात कर सकें, क्योंकि इन किताबों के आने से पहले गांधी के ऊपर डिबेट करना बहुत मुश्किल था। अगर आप गांधी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो लोगों को लगता था कि देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं या गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। एक आदमी है, एक दूसरा मेरा अपना व्यू है कि जब आप समकालीन होते हैं, जब किसी समकालीनता में आप एक यात्रा क्रम आपका चल रहा होता है, उस समकालीन दौर में आपकी समीक्षा नहीं हो सकती। जैसे आज के जो हमारे नेता हैं, जिनको हम बड़े नेता माने जाते हैं, हमारे सबको ये मोदी जी, आज के दौर में उनकी समीक्षा नहीं हो सकती। उनकी समीक्षा होगी आज से 50 साल बाद, उनके 10 साल के कार्यकाल में क्या बीता, क्या नहीं बीता। तो गांधी जी का जो दौर था, उस दौर में उनकी समीक्षा नहीं हो सकती। वो एक यात्रा क्रम पे थे। जब तक आपका यात्रा क्रम पूरा नहीं होता है, तब तक आपकी समीक्षा संभव नहीं। तो ये किताबें, ये चीजें हमको मौका दे रही है समीक्षा करने की, गांधी और आस पड़ोस की वातावरण की सभी समीक्षा करने। अब देखिए, गांधी पुस्तक का जैसा नाम है, गांधी और सरला देवी चौधरानी। अब इसमें एक वर्ड है चौधरानी। तो सरला देवी के जो फैमिली थी वो चौधरी, तो चौधरी का फीमेल हुआ चौधराइन, जो यूज किया जाता है। लेकिन अलका देवी ने जानबूझ के चौधरानी यूज किया, मतलब एक रानी, जो चौधरी परिवार की एक रानी, अपने व्यक्तित्व से भी, अपने ज्ञान से भी और अपने कर्म से, जो गांधी जो एक महीन धागा है गांधी और सरला देवी का। बिफोर गांधी, गांधी के जीवन में आने से पहले सरला देवी उन सारे कर्मों में विश्वास करते थे जो कर्म इन लाइन विद सुभाष चंद्र बोस, संगठन बनाना, प्रचार करना, प्रसार करना, जो सुभाष चंद्र बोस के जो मापदंड थे उन पे विश्वास करते। गांधी के जीवन में आने के बाद सिर्फ एक धोती, खादी की धोती नहीं पहना हुआ, एक खादी का वस्त्र नहीं पहना, वो विचार के लिए। तो सरला देवी की जो यात्रा है, सपोज की जगह हम ये बहुत छोटा वर्ड है, बट फिर भी अगर मैं यूज करूँ तो जो अगर सुभाष चंद्र बोस के जो हिंसात्मक ये था मापदंड थे, उनसे तो सरला देवी की यात्रा है वो हिंसात्मक रास्तों से चल के अहिंसा तक की पूरी एक यात्रा प्रक्रिया है। आप देखेंगे तो पूरी एक यात्रा प्रक्रिया है। अब इसमें सरला देवी जितनी बोल्ड, जितनी स्त्रीवादी अपने पहले पार्ट में, उतनी ही सेकेंड पार्ट में। कहीं उनके बोल्डनेस में, कहीं उनके व्यक्तित्व में, उनके मुखरपन में कहीं कमी नहीं आई। वो गांधी जैसे व्यक्ति की भी खुले मन से, खुले दिल से आलोचना कर रहे हैं। तो जो एक वर्ड सब लोगों ने यूज किया, पूर्ण स्त्री। गांधी के उस विचार से मैं असहमत हूँ कि पूर्ण स्त्री, जो स्त्री है वो पूर्ण तभी होगी जब वो अपना सब कुछ त्याग करे। तो त्याग के जो पैमाने हैं, त्याग के जो मापदंड हैं, वो सिर्फ स्त्री के लागू किए जाते हैं, पुरुष पे क्यों? पुरुषों को भी त्याग करना पड़ेगा। अगर गांधी के सारे रास्ते सही नहीं हो सकते, आपने एक पैमाना खींच दिया, वही सब कुछ सही नहीं हो सकता, इन टू इन सही नहीं हो सकता। आपको भी कहीं कहीं झुकना पड़ेगा। बट पूरे उपन्यास में, पूरे 12 अध्याय में गांधी कहीं झुकते हुए नजर नहीं आते। गांधी सिर्फ अपनी जो कमियां हैं, जो अपने इमोशंस के जो हाथों जो कमजोर पड़ते हैं, सिर्फ उन्हीं का चित्रण। अब दो तीन चीजें हैं कि मान लीजिए कि सरला देवी चौधरी जब गांधी का खुल के विरोध कर रही है जिन लोगों को, तो गांधी को भी तो ये बनता है कि गांधी उसको माने या नहीं माने, जो भी खुल के उनको बातें करें। लेकिन एक वर्ड है हर जगह पे यूज किया, विद परमिशन यूज किया सरला देवी से, बट हर जगह यूज किया है विद परमिशन यूज किया है। बट मैं इस वर्ड के खिलाफ, मेरा जीवन है, सरला देवी का जीवन है, मेरे अनुमति के बाद आप मेरे जीवन के नियम नहीं बना सकते। आपको नियम बनाने का हक किसी का नहीं। लेकिन क्योंकि वो महात्मा गांधी हर जगह नियम बनाने पे चल रहे हैं, तो यहाँ भी नियम बना है।
सरला देवी का जो ये व्यक्तित्व, जो सरला देवी जो व्यक्तित्व है, वो एक पूरा का पूरा, अगर सपोज कीजिए कि आज़ादी के दौर में हम देखें तो स्त्री जो एक मतलब नायक स्त्री का व्यक्तित्व होता है, तो नायक स्त्री के जो भी व्यक्तित्व सब सरला देवी में उपलब्ध है। और जहाँ जिन मतलब सरला देवी के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन के जो अनछुए पहलू हैं वो सारे कुछ उभर के सामने आते हैं। जैसे उनकी कमजोरियाँ, उनके विचार, जो कमजोरी वाले विचार हैं, उनके अपने विचारों से भटकाव, और उनकी एक स्त्री और एक नायिका स्त्री के प्रति जो सोच। आप सोच क्या है? वो चाहते हैं कि सरला देवी नेतृत्व करें, अपना जो पहले के विचार थे उन सबको छोड़ के इस पद्धति को अपनाया। सरला देवी ने अपनाया भी, लेकिन सरला देवी ने जब समर्पण किया, अपना समर्पण किया, अपने आप को समर्पित किया, एक स्त्री का मन जब समर्पित हो तो ज्यादा खुल के सामने आया। इंस्पाइट ऑफ पुरुष, जब सरला देवी खुल के सामने आई और अपने आप को पूरा समर्पण किया गांधी के सामने, उस समर्पण से जो गांधी की छवि, गांधी के जो व्यक्तित्व था, जब धूमिल होने की आशंका हुई तो गांधी ने अपने पांव पीछे खींचे। गांधी ने अपने पांव पीछे खींचे तो उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? दोनों का विक्षेप हो गया। गांधी ने जब पांव पीछे खींचने लगे तो गांधी के पास जो भी परिस्थितियां रही, और गांधी के पास ये साहस नहीं था। जैसे आप सब लोग बोल रहे थे गांधी अपना सब कुछ खुल के बोल रहे हैं, तो गांधी के पास ये साहस भी होना चाहिए था कि आप पब्लिकली खुल के एक्सेप्ट की। अब आप एक बार बोल रहे हैं कि मेरी आध्यात्मिक पत्नी है, अगले बार में बोल रहे हैं कि तुम वैसी पत्नी नहीं जैसी मैं चाहता हूं, तो बट आपने एक जुड़ाव पैदा कर दिया बिना ये सोचे कि उस स्त्री के ऊपर, उसकी मानसिक अवस्था के ऊपर आप एक हिंसात्मक प्रहार कर रहे हैं। अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी एक स्त्री के मानसिक स्तर पे सबसे ज्यादा हिंसा कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जितना मुझे समझ में है आप लोगों के सामने रखा, जिनपे इनके इस किताब के माध्यम से हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से जोशी जी का मुझे मौका दिया। उस बात पर तो वैसे आपने सही कहा, इस बात पर भी डिबेट हो सकती है, क्या वो स्त्रियों पर ही थोप रहे थे या उनका जनरल था, तो वो मैं डिबेट आगे प्रसंग आएगा तो करेंगे कि क्या वो स्त्री पर भी लागू होता था या सब पर कर रहे थे, ऐसी बात। तो ये जो अभी पक्षपात वाली बात कही है गांधी ने, स्त्री के साथ स्त्री की बात नहीं है, वो अपनी बात दूसरों पर भी, पुरुष भी हो तो भी करते हैं, इसमें प्रसंग आए हैं तरह तरह के, और दूसरे अपने पर भी लागू करते हैं। वो एक गांधी का अपना तरीका था, वो एक रिमार्क, हाँ, वो एक डिबेट का विषय है। लेकिन उसके पहले मैंने जो इस पर जो लिखा है वो मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांधी और सरला देवी चौधरानी, 12 अध्याय अलका शराबी। किताब के इस शीर्षक को देखकर आप में सबसे पहले ये जिज्ञासा जगती है कि यह सरला देवी चौधरानी कौन है। इस उपन्यास के प्रारंभ से पूर्व जानकारी मिलती है कि जिस सरला देवी चौधरानी की बौद्धिक प्रतिभा और देश की आजादी के यज्ञ में खुद को आहुति बनाने का संकल्प गांधी ने अपनी आध्यात्मिक पत्नी का दर्जा दिया, उसका नाम इतिहास के पन्नों में कहां दर्ज है। जिस सरला देवी की शिक्षा और तेजस्विता से मुग्ध हो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अपने साथ प्रचार करने विदेश ले जाना चाहते थे, उसे इतिहास में हाशिए पर भी जगह नहीं मिली। आपको लगने लगता है कि अलका शराबगी की यह कृति उन रचनाओं से एकदम भिन्न है जिनके लिए वे अब तक जानी जाती रही और अपनी रचनात्मकता का लोहा मनवाया है। यह तो पढ़ते हुए लगता है कि यहाँ वे रचनात्मकता के नए शिखर पर ले जा रही है, जहाँ इतिहास के तथ्य और इसके पीछे अमूर्त सत्य को उद्घाटित करने का हिमालयी कोशिश कर रही है। गांधी के साथ सरला देवी के संबंधों को तटस्थता से बयान करना नटी की हवा पर तनी हुई रस्सी पर चलना है। उपन्यास के पहले अध्याय का शीर्षक कि आपकी हंसी तो इस देश की संपदा है से आपका सरला देवी के उस व्यक्तित्व से परिचय होता है जिन पर गांधी सिर्फ अद्भुत प्रेमी की तरह मुग्ध ही नहीं हुए, अपितु उसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की संभावना को भी भांप लिया और देश की संपदा वाली उस अद्भुत स्त्री को जानने के लिए आप इतने उत्कंठित हो जाते हैं कि बस इस किताब और आपके बीच में कोई बाधा नहीं आनी। सरला देवी चौधरानी को गांधी ने
पहली बार 19 साल पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्टेज से अपना खुद का लिखा गीत नमो हिंदुस्तान गाते सुना और देखा था, जिसे सुनकर वहां सब भाव विभोर हो गए। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अभी वंदे मातरम की बात चली थी, इसका 2 पंक्तियों का जो धुन बनाई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, और शेष पंक्तियों की धुन जो है स्वयं सरला देवी ने बनाई थी, जो उनकी एक और प्रतिभा थी। आज वही कोकिल कंठा सरला देवी स्वयं गांधी के स्वागतार्थ अपने 12 वर्षीय पुत्र दीपक के साथ अपने द्वार पर खड़ी है। वे अब 47 साल की हैं, जबकि उनके व्यक्तित्व की गरिमा 19 साल पहले की तरह ही है। गांधी पहली बार लाहौर आ रहे हैं। 6 महीने पहले घटी जलियांवाला बाग जनसंहार से पंजाब के साथ पूरा देश उबल रहा था, जिसके विरोध में हिंदुस्तान के संपादक और सरला देवी चौधरानी के वकील पति पंडित राम भट्ट चौधरी को जेल में डाल दिया गया था और वॉरेंट एक्ट के खिलाफ आग उगलने वाले उनके अखबार के दफ्तर को जब्त कर लिया गया। सरला देवी से मिलने पर गांधी जब नमो हिंदुस्तान की अब तक बनी अपनी स्मृति का जिक्र सरला देवी से करते हैं तो वे हंस पड़ती हैं, और उनकी हंसी मोतियों के बिखरने की ध्वनि सी फैल जाने पर गांधी ताजुब से भर देखते और सुनते रह गए हैं। इसके पहले गांधी ने किसी भारतीय औरत को ऐसी निर्झर जैसी स्वच्छंद हंसी हंसते नहीं देखा। वे कह उठे कि आपकी हंसी तो हिंदुस्तान की संपदा है, आप ऐसे ही हंसती हैं। उनके ऐसा कहने पर सरला देवी की नजरें झुक जाती है। वे सोचती हैं कि कभी किसी ने उन्हें ऐसा नहीं कहा, बल्कि बचपन से शादी होने तक कितनी बार सरला देवी को ऐसे हंसने के लिए या तो रोका गया या निगाहों से रोका गया। जब वो फेमिनिस्ट की बात कर रही थी रामबस की, तो सरला देवी की ये बात भी कॉन्ट्रास्ट याद रखनी चाहिए। खैर एनीवे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उपन्यास के अगले अध्याय में सरला देवी का परिचय है। वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सगी बहन स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री हैं, जो बंगला की पहली उपन्यास लेखिका हैं, जिनके पिता कांग्रेस के सेक्रेटरी जानकीनाथ घोषाल बाबू एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यहाँ 2 बातें ध्यान खींचती है। पहली, गांधी जी का ताज्जुब। दूसरी, सरला देवी का संकोच से नजरें झुका लेना। मतलब उस समय जब स्त्रियां पुरुषों के साथ स्वदेश की लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर चल रही थी, तब भी कोई स्त्री इस तरह से खुलकर नहीं हंस सकती थी। जबकि जिस सरला देवी की बौद्धिक प्रतिभा का लोहा स्वयं गांधी ने और विवेकानंद ने माना, जिस सरला देवी ने विवाह से पूर्व भी कई व्यायाम समितियों का गठन किया था और स्त्रियों के लिए देशव्यापी महामंडल बनाया था, जिसने बंगला पत्रिका भारती का संपादन किया था। यहाँ 2 बुद्धिजीवियों में पनपता सखा और प्रेम का भाव अनुभव होता है। अब सरला देवी यह सवाल गांधी से पूछती है कि आप क्या कर रहे थे 1895 में। गांधी सोचते हैं कस्तूर उस समय क्या कर रही थी। कस्तूर और सरला देवी की उम्र में 3 साल की घटत बढ़त होगी, पर परवरिश और सपनों में कितना फर्क है। देश सेवा के लिए न्यौछावर होना तो दूर की बात है, खुद कुछ बनने का क्या, पढ़ने लिखने का ख्याल तक नहीं आया होगा। उन्होंने भी 13 साल की पत्नी के भोग के लिए शरीर से ज्यादा क्या समझा था। यहाँ गांधी सोच रहे हैं उनके पिता के अंतिम समय में पत्नी की वासना में लिप्त होना, उसका पश्चाताप, उनका ईर्ष्यालु और शक्की स्वभाव, पत्नी कस्तूर का चिढ़कर उनसे बात बंद कर देना, नवजात पुत्र के साथ 20 वर्षीय पत्नी को भारत में अकेला छोड़कर बैरिस्टर बनने लंदन चले जाना। वे कस्तूर की तुलना सरला देवी से करते हैं, और जिस साल सरला देवी अपनी मर्जी से मैसूर में नौकरी करने गई थी, कस्तूर 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। गांधी फिर उसे अकेला छोड़ गए थे और 2 साल से दक्षिण अफ्रीका में थे। वहां पर जो भी उनके साथ घटा उसको कस्तूर नहीं जानती थी, क्योंकि कस्तूर पढ़ी लिखी नहीं। इस अध्याय में जहां नई अनजानी बातें कस्तूरबा गांधी जी के बारे में जानने को पाठकों को मिलेगी, वहीं जिन पाठकों ने गांधी जी की जीवनी नहीं पढ़ी है, उनको भी गांधी जी के विद्रोही स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी। कस्तूरबा सत्याग्रही के तौर पर जेल जाने वाली पहली महिला थी। यहीं पर गांधी जी को सत्याग्रह का प्रयोग भारत में आजमाने पर विचार दिमाग में आया। अब जब से सरला देवी से मिले हैं, अब जब से वे सरला देवी से मिले हैं, उनको यकीन हो चला है
कि आज हिंदुस्तान की स्त्रियों को सरला देवी जैसी शिक्षित, तेजस्वी और देश सेवा को समर्पित नेत्री की सख्त दरकार है। सरला देवी में देश की अपार स्त्री शक्ति को जगाने की क्षमता गांधी देख रहे हैं। यहाँ विचारणीय है कि सरला देवी स्वराज की लड़ाई में हर तरह से अपने पति पंडित रामभद्र चौधरी के साथ पहले से ही कदम से कदम मिलाकर दे रही थी। पति के साथ ही क्यों, वो विवाह से बहुत पहले से स्वराज की लड़ाई को समर्पित है और विवाहित रहकर वह देश सेवा कर रही थी। किंतु यहाँ गांधी उनको अब अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यहाँ सरला देवी की क्षमता को सही तरीके से काम पर लगाने की वो सोचते हैं अपने तरीके से। गांधी जब से सरला देवी के घर आए हैं, सरला से उसकी पूरी कहानी सुनने का समय वे निकाल ही लेते हैं। पंजाब का हर छोटा बड़ा नेता उनसे सरला देवी के घर आकर मिल रहा है। रोलट एक्ट के खिलाफ पंजाब में सत्याग्रह का आह्वान करने आए गांधी यहीं से अपनी हर योजना को अंजाम दे रहे हैं। मोतीलाल नेहरू गांधी से पहली बार यहीं मिले थे। मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद ने पंजाब के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यहाँ की कमान संभाल रखी है। यह उपन्यास गांधी और सरला देवी के अनूठे संबंध का आख्यान भर नहीं है, बल्कि एक स्त्री के उसके स्व को परे धकेल कर अपने तरह से हाँकने का और उसको संचालित करने के लिए गांधी पर तनिक पर्दे के पीछे से आरोप भी है। गांधी द्वारा सरला देवी को लिखे पत्रों से कई बार यह अनुभूत होता है कि जैसे वे पितृसत्ता से ओतप्रोत किसी पुरुष के प्रेम पत्र हों। सरला देवी को सब कुछ छोड़कर साबरमती आश्रम में आकर रहने के लिए बार बार लिखा जा रहा है, बिना यह सोचे कि वह स्त्री जिसकी पत्नी है वह भी एक पुरुष है उनके समान। भले वह उनका कितना बड़ा ही अनुयायी क्यों न हो, तब भी क्या वह बर्दाश्त कर पाएगा। सरला देवी आकंठ गांधी के व्यक्तित्व और उनके प्रेम में डूब चुकी थी। इसका एक उदाहरण गांधी जी के कहने पर सरला देवी का अपने पति और सास की नाराजगी मोल लेकर भी अपने इकलौते सगे पुत्र दीपक को उनके साबरमती आश्रम में पढ़ने भेजना था। लेकिन सरला देवी संवेदनशील के साथ साथ विवेकशील पढ़ी लिखी महिला थी। उनका विवेक गांधी की बातों और उनके परिवेश को आलोचनात्मक दृष्टि से समझने, विचार करने का सम्मोहन से परे जाकर तटस्थता से आकलन करने के लिए भी प्रेरित करता रहता है। बाद के दिनों में वे गांधी के व्यवहार में परिवर्तन को साफ साफ देखती और महसूस करती हैं। मैं उसे अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहता हूँ से लेकर क्या तुम मेरी वैसी आध्यात्मिक पत्नी हो तक दृश्य बदल सा जाता है। गांधी स्वयं ही सरला देवी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी का दर्जा देते हैं और स्वयं ही उससे पूछ भी लेते हैं। सरला देवी महसूस कर रही हैं कि गांधी उस पर कई ऐसे काम थोपते हैं जिनमें सरला देवी की कोई रुचि नहीं है। उनको गांधी के पुरुषवादी होने जैसा आभास होता है। पत्नी वह है जिसकी तुलना में पति अधिक विकसित हो। पत्नी वह हो ही नहीं सकती जिसमें पूर्ण समर्पण न हो, जिसे मतभेद न हो, जो सवाल पूछे, जो एकात्म न हो, वह आध्यात्मिक पत्नी नहीं हो सकती। जैसे उस ऋषि ने अंत में कह दिया था, गार्गी और प्रश्न मत पूछो वरना तुम्हारा मानसिक संतुलन हो जाएगा। गांधी यही कर रहे थे। सरला देखकर अफसरज में थी। गांधी इतने लोगों के विरोध के बावजूद असहयोग को लेकर अपने जिद पर टिके हुए हैं। यह उपन्यास महात्मा गांधी को गांधी की तरह समझने के लिए नए गवाक्ष भी खोलता है। सरला देवी का गांधी से मोह भंग होता है अथवा प्रस्तुत परिस्थितियों के कारण वे अपना रास्ता खुद चुनने को मजबूर होती है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरला देवी के गांधी को लिखे पत्र हमारे सामने उपलब्ध नहीं। पर इतना तो सच है कि गांधी बट वृक्ष थे, उनके तले उनसे असहमत होकर जगह बनाना संभव नहीं। यह बात सरला देवी समझ चुकी थी। गांधी से दूर हो जाने पर भी देश की स्वाधीनता के यज्ञ में आयुताग्निका होने का सरला देवी का संकल्प जरा भी मध्यम नहीं हुआ था। किंतु कुछ पत्रों को सेतु बनाकर बिना किसी रागात्मकता के किसी प्रेम संबंध पर लिखना अलका सरावगी की रचनात्मकता का एक अप्रतिम उदाहरण है। अब तक वे कली कथा बाईपास के लिए जानी जाती रही, अब वे गांधी और सरला देवी चौधरानी कृति के लिए जानी जाएगी। आप बोलेंगे? बोल दिया गया है। तो भी बोलिए। मुझे वैसे खैर मैं वैसे गांधी जी की प्रशंसक तो नहीं हूँ शुरू से भी। मुझे मतलब वो ऐसा जैसे कहते हैं सरला देवी क्रांतिकारी थी और गांधी जी अहिंसावादी थे, तो दोनों पैरेलल चलने लगे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद कि गांधी जी की प्रशंसक नहीं भी हूँ, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पार्शियल और बहुत ज्यादा दोगले नजर आते हैं भयंकर रूप से। हो सकता है वही मैं बोल रही हूँ, तानाशाह गांधी नजर आता है।
और वो सिर्फ सरला देवी के लिए नहीं नजर आता, वो कैलम बेग के लिए भी नजर आता है मुझे, वो कस्तूर के लिए भी नजर आता है, और सबके लिए ही वो तानाशाह ही नजर आता है। और वो एक तरह मतलब अपने, जैसे आप कह रहे हैं वट वृक्ष की तरह पनपना, वो वाली बात एकदम सही है कि वो किसी को भी अपनी छत्र छाया में अपने तक ही पनपने देना चाहता है, अपने से ऊपर जाता हुआ शायद वो देख ही नहीं पा रहा किसी को, उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और वो महात्मा हो के ऐसा है तो ये उसकी, मैंने कहा ना, बहुत बड़ी कमी है। वही जो रामबाग जी कहते हैं कि भाई अहिंसा का ये भी एक रूप है, जबरन आप सबको इंसिस्ट कर रहे हो कि भाई अहिंसावादी बनो, अहिंसावादी। ये शायद इमोशनल वो ब्लैकमेलिंग है एक तरह से। अगर आप उसको ये कहें कि किसी को रोकने के लिए आप किसी को मना करें कि नहीं तुम बाहर नहीं झाँकोगी या नहीं जाओगी, और एक उसको दूसरी तरह से उसको कटघरे में खड़ा करें, तो स्त्री खुद समझदार होगी। और शायद प्रेम की पराकाष्ठा है सरला देवी की, जिन्होंने अपने मतलब आमूल-चूल परिवर्तन उन्होंने गांधी के लिए कर लिया था। इतना शायद सिर्फ एक स्त्री कर सकती है। सैल्यूट करती हूँ मैं सरला देवी को कि बचपन से जिस विचारधारा को उन्होंने अपने दिमाग में जगह दे रखी थी कि वो अपने परिवार, लेकिन हाँ ये है कि सरला देवी का स्थित होना उनको शायद बहुत सशक्त बनाता है कि जहाँ उनको उनसे बिना पूछे उनकी जैसी क्रांतिकारी लड़की की शादी के लिए भी वो बिना किसी दबाव उसके राजी हो जाती है। तो ये शायद अंदर ही अंदर मुझे लगता है भारतीय स्त्री की एक वो दिखाई गई है कि वो कितनी सशक्त है कि जहाँ वो प्रतिरोध कर सकती है, विरोध कर सकती है, सक्षम है, वहाँ पे भी वो शायद बहुत कुछ सोच के चुप रह जाती है। और ये चुप रहना गांधी तक भी आगे उनका नजर आता रहता है गाय बगाए। और यहाँ मैंने कहा ना, हो सकता है गांधी की अगर आप लोग बहुत प्रशंसक है तो मुझसे इत्तेफाक भी ना रखें, लेकिन मुझे यहाँ मतलब ये चीज़ बहुत अग्री, ये सरला देवी जिसके लिए पंजाब में ये गाया जाने लग गया था कि एम आई मैंने सरला देवी पढ़ना सीखा, वहाँ की लड़कियाँ गाने लग गई। उन सरला देवी को गांधी जी उस हाशिए पे ले आए कि आज शायद कोई नाम भी नहीं जानता होगा वहाँ पे भी, पंजाब जैसी जगह पे जहाँ उनका इतना बड़ा योगदान था। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह से बहुत बड़ा अत्याचार है। पनपने देना अलग बात है और किसी को बिल्कुल हाशिए पे ले जाना बहुत, और मुझे लगता है वो शायद झेल ही नहीं पाए गांधी उनसे अलग भी नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। पढ़ने के बावजूद भी और पढ़ने से पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि गांधी शायद उनसे अलग होते हैं। अगर वो इतनी प्रखर नहीं होती तो गांधी आजीवन उन्हें साथ ले जाते, क्योंकि गांधी जी का शायद फायदा भी था उसमें, क्योंकि गांधी जी ने उनका उपयोग किया है। मुझे ऐसा जहाँ कहीं गांधी कमजोर पड़े हैं भाषण देने में, जहाँ उसकी प्रखरता की उन्हें जरूरत थी, वहाँ उन्होंने वेपन की तरह उसका यूज किया। तुम बोलोगी, तुम ये पहनोगी, तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, और जहाँ उन्हें लगा कि ये मुझे एक और कर लेगी, वहाँ गांधी ने उसके लिए बांध बना दिया कि बस इससे आगे तुम्हें नहीं बढ़ना। तो ये किसी नदी को रोकने जैसा है एक तरह से। नहीं, ये बात तो नहीं कह सकते कि जहाँ वो कमजोर पड़े उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि एक साल का एक रिलेशन नहीं, पर जैसे गांधी नहीं ऐसा नहीं, गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को जितना मैंने स्टडी किया उससे पता चला कि वो जहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया जिससे भी मिलते थे उनका कोई मकसद होता था, वो उसको अपने इंडिपेंडेंस उसमें कैसे काम में ले सकते हैं, वो इसीलिए लोगों से मिलते थे, बिना बात से किसी से नहीं मिलते। मैंने अनिमेश जी को फोन पे भी यही कहा, मुस्लिम्स का भी साथ इसलिए देते थे, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर बॉम्बे में एक मुस्लिम बिजनेसमैन था जो उनको बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा था। तो कोई भी काम बिना सोचे, मतलब वो पॉलिटिशियन थे ऑफ एन अमेजिंग लेवल, जो खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन पीछे से बैकफायरिंग सारी गांधी जी एक गुजराती बनिया थे, पावर भी था कि सारे लोग उनकी सुनते थे। हाँ, तो वो ऐसे सबको होल्ड करते थे, मतलब ये तो मैं आगे तो एक हो गई, और भी ऐसे बहुत लोग थे जिनको उन्होंने अपने हिसाब से होल्ड किया। जैसे जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने इसलिए पीएम बनाया, जबकि बनना कोई और था, लेकिन उन्होंने उसको इसलिए बनाया क्योंकि वो अपने हिसाब से बना के रखना चाहते थे इंडिया के फर्स्ट पीएम। नहीं, ऐसा नहीं, जवाहरलाल नेहरू को बनाना ये चाहते बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया और बिल्कुल आज़ादी से नहीं, ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आज़ादी से पहले नोआखली की जो घटना है उसके बाद बिल्कुल कांग्रेस से वो अलग हो जाती है। ये आपको ये मिस नहीं, आप तो जो चीज यहाँ अलग हो रही है ना उस पर तो आप मत बोलिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसी पे, आप जब गांधी की चर्चा हो रही है जो मिस है इनका कॉन्सेप्ट, उसको आप क्लियर करिए, मत उसको बंद मत कीजिए कि ये बात की बाहर की बात है। नहीं, ठीक है, इन्होंने अपनी बात जो भी इन्होंने पढ़ी है ठीक, अच्छा नहीं, जैसे गांधी जी के बारे में ये भी है के बारे में चर्चा हो रही है, और ब्रिटिश साहब ने बहुत ही सावधानी की बात आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं
कंटेक्ट में ही है, लेकिन मैं अब अपनी बात आपके सामने इस प्रकार से रखना चाहूँगा कि इस किताब से जिस तरह की बात अभी अपने सामने हो रही है, इससे एक किताब की उपलब्धि तो ये है कि हमें सरला देवी चौधरानी, राम बहादुर चौधरी, इन दो व्यक्तियों के बारे में जानना है। ये तो निश्चित रूप से इस किताब की तीसरी उपलब्धि जो मैं अपने लिए मानता हूँ वो ये है कि ये किताब ये कहती है कि गांधी को समझने के लिए हमें सामान्य मापदंडों के ऊपर उठना है। अभी तक हमने गांधी पर जो टिप्पणियां की, या ये जैसे हमने कहा कि गांधी की कमजोरियां, गांधी बनिया थे, गांधी कॉम्प्रोमाइज करते थे, गांधी लोगों का उपयोग करते थे, गांधी पुरुषवादी थे, गांधी महिला को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, गांधी ने सरला देवी का इस तरह से खात्मा कर दिया कि उसका इतिहास में कोई नाम ही नहीं है, गांधी ने ये गांधी के बारे में इस प्रकार के विवाद कोई नए नहीं। और ये किताब सबसे बढ़कर ये बताती है, जैसे आपने कहा ना कि आकलन नहीं हो सकता, आकलन हुआ गांधी के समय में उनका आकलन। और ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ, इसके राम बहादुर चौधरी विवन, और ये चित्तरंजन दास, तिलक, विवेकानंद, अरविंद घोष, जो आज के हमारे जिनके बारे में आज की पीढ़ी बात करती है, उनको देखती है नायकों की तरह, इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने गांधी का विरोध न किया इस किताब में। उसके बावजूद भी गांधी महात्मा है, और उस वक्त भी महात्मा थे। क्यों थे इसका मैं आपको उदाहरण, वो महात्मा इसलिए थे, जैसे ही किसी को मालूम पड़ा कि महात्मा गांधी आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग, he was not good looking, वो कोई सेलिब्रिटी मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, न उनकी ऐसी कोई वेशभूषा थी कि लोग उनको देखने जाएं क्या फैशन आइकॉन है, न वो कोई भाषण देते, बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे। He was a very poor orator, very very poor. He was only a good listener. उनके बारे में सिर्फ एक बात है कि वो एक अगर 6 साल का बच्चा भी है तो वो उसकी पूरी बात सुने। मेरा बाद वाले डिस्कशन में मेरा ये आप तक ये सवाल है, ऐसा क्या था गांधी में कि उनके आने की खबर सुनते ही लोग ठट्टे कर भीड़ के भीड़। 1919 में जब ये पंजाब में सरला देवी चौधरानी के घर राम बहादुर, क्योंकि ये लोग देश सेवा में थे इसलिए इनके घर हो गए, लेकिन गांधी को एक अतिथि के रूप में बुलाना एक आपस मोल लेना, क्योंकि मान लो अगर बहुत ज्यादा संख्या में तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको चाय पानी पिलाओ, लेकिन अगर 15-20 आदमी अगर बैंक रूम में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप गृह स्वामी नहीं हो या वहाँ के ओनर हो तो आपका रुकिएगा उनसे आप एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि गांधी के अपने खुद के नियम इतने खतरनाक, जिस वक्त वो वहां गए हैं वो बकरी का दूध पीने और वो मतलब पूरे दिन में 5 चीजें खाएंगे, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे। अब ये सब उनको सरला देवी को करना पड़ता। वो कहते भी है कि मतलब ये एक तरह से करके और कैसे देश को आपको आजादी दिलाओ, सही बात है, लेकिन नहीं वो तो
आप लोगों के डिस्कशन में एक बात आपने बहुत खूबसूरती कहा कि गांधी का जो जीवन था पूरी तरह से खुली किताब। किसी पत्रकार ने कभी कहा भी था उनसे कि आपका संदेश क्या है ऑस्टेरिटी के लिए आने वाली पीढ़ी। मतलब मेरा कोई संदेश नहीं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। आज अपन उनके कह रहे हैं कि उनकी ये किताब पढ़ के और उनसे ये करके उनके ये लिखे पत्र पढ़ के, गांधी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। गांधी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और ये वाक्य केवल कहने के नहीं है, इस किताब में क्या कहीं भी नहीं। गांधी का सरला देवी के प्रति आकर्षण हुआ, वो ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग करते थे, वो महिलाओं के कंधे पर आकर करते थे, या वो नीम की पत्ती की चटनी खाते थे, या वो 5 वस्तुएं जो कुछ भी वो करते थे लोगों को एवरीवन। गांधी ने जो पत्र लिखे उसकी कॉपी वो उसके हस्बैंड को बेचते नहीं थे। उसके हस्बैंड को रामभक्त चौधरी को गांधी जी कहते थे कि आपकी पत्नी सरला देवी का प्रेम चारों तरफ से मुझ पर लुटाया जा। भाई साहब, किसी उम्र में जब गांधी मिले इससे सरला देवी से, वो 50 साल के थे, कस्तूरबा से शादी हुए, कई साल हो गए, 4 बच्चों के पिता थे, देश में उनकी महात्मा की छवि थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी किसी से नहीं छुपाया। और उन्होंने जो पत्र लिखे कि सरला देवी, जो कि रोमांटिक पत्र हम कह सकते हैं, कि जिस कुर्सी पर तुम बैठती थी वहां पर खाली स्थान देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। सुबह मैं घूमने जाता हूँ, मुझे चांद और तारे और आकाश और वैसे ही, लेकिन तुम्हारी कमी, मतलब इस प्रकार के रोमांटिक एक्सप्रेशन से भरे पत्र उन्होंने वो लिखे हैं। लेकिन उन पत्रों की कॉपी उन्होंने क्या नहीं है। तो भाई साहब, मैं इस बात से पूर्णतया 100% सहमत हूँ। महात्मा गांधी के महात्मा होने का एक ही कारण है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। ये सबसे बड़ा कारण। और ये जो कारण है कि आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क न हो, उसके बाद आप अगर उनको सामान्य मापदंडों से अगर हम मापने की कोशिश करें तो वो कमजोरियां दिखेगी, वो विचलन दिखेंगे, वो डेविएशन दिखेंगे, वो क्रूरताएं दिखेगी, वो पुरुषवादी हृदय का दिखेगा, वो सब कुछ दिखेगा। लेकिन हमको अगर ये समझना, जो इस पुस्तक का भाव भी है कि आप, और कुछ नहीं है इसके बारे में, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है कि आप उनको महात्मा समझो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस पुस्तक का एक सारांश ये निकल के आता है, कम से कम महात्मा गांधी को समझने के नए मापदंड बना। महात्मा गांधी को समझा नहीं गया, अभी नहीं, अभी भी नहीं समझ, अभी अपनी बातों में कितने तरह से अपने कमेंट डाला। महात्मा गांधी के समय में भी उनको नहीं समझा, और कैसे नहीं समझा। और मैं खुद इस किताब को पढ़, मैं अपनी बात, मेरे खुद के सवाल थे कि महात्मा गांधी के होते हुए विभाजन कैसे हो गया। नाथूराम गोडसे ने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पे हो गया होगा, तो ठीक है, विभाजन हो गया, अब आपकी लाश कर देते हैं, मार दिया। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को पता नहीं था कि उनकी हत्या होने वाली, उनको पता था, कहीं उनको चेतावनी मिल चुकी थी, you can be killed. It didn't bother. It didn't bother. और उनका जीवन इस तरह से, महात्मा गांधी का जीवन इस तरह से खुला था कि उनके जीवन की कोई बात किसी से कोई छुपी हुई नहीं। आज हम कह रहे हैं ना कि ब्रह्मचर्य करते थे, हमें कहा से मालूम। आज हम ये कहते हैं कि वो
जब उनके पिता की मृत्यु हो रही थी तो वो अपनी पत्नी के साथ संभोगरत थे। ये हमें कहाँ तो मालूम पड़ा कि गांधी ने खुद बताया। ये बात कैसे मालूम पड़ी? तो भाई साहब, महात्मा गांधी जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था एक बार कि हमें यकीन नहीं होगा कि दुनिया पर एक ऐसा आदमी था जो कि एक लंगोटी पहले एक लाठी थी, उसने अंग्रेजों को अहिंसा से अपने देश को आजादी दी। यकीन करने वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा जितना भी आग्रह है हम अपने सामान्य मापदंडों पे काम करते हैं। दूसरी बात, अभी मैंने अधिक मास होने के कारण एक जो धार्मिक संस्कार होते हैं, मैंने एक गीता पढ़ी तो एक जगह ऐसा आता है कि गांधी ने कहा जब तक मैं संकट में होता हूँ मैं गीता का सार हूँ। तो इसमें एक वाक्य भी है कि सरला देवी ने एक बार उनको तंज कसा, उनके ऊपर व्यंग किया कि आपसे कृष्ण भगवान को कई बार ऐसा प्रकट कर झूठ का सारा ले सकते हैं या एक झूठी लीलाएं करता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे जीवन में अभी तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया कि जिसमें मुझे लगे कि मुझे झूठ का सारा लेना पड़ेगा। और आप देखिए कि जिसको अपन रूपता या कहते हैं कि सरला देवी के प्रति ये कर दिया और उनके व्यक्तित्व का हनन कर दिया, जहाँ बात वो कस्तूरबा के साथ कर चुका है उसकी अपन बात नहीं कर। कस्तूरबा को वो एक शूद्र के मूत्र को साफ नहीं करने के लिए हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दे, उससे ज्यादा तो उसके साथ नहीं किया सरला देवी का। मेरा मसला वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी हर एक कमी को खुद अपने मुंह से बताया है ना। ये हर इंसान नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बात कमी सर ने बहुत अच्छा चीज बोला कि मैं एक मिनट बात करूंगा, मेरी बात सुन कर। इससे भी बड़ी उनके ऊपर आरोप, भगत सिंह को अगर वो अंग्रेज सरकार को एक चिट्ठी लिख देते तो भगत सिंह को फांसी नहीं थी। जलियांवाला बाग जैसी नृशंस घटना के लिए आंदोलन नहीं किया। रॉलेट एक्ट के लिए पंजाब में युवकों ने जो विरोध किया था उसका समर्थन नहीं किया, बल्कि सत्याग्रह वापस ले लिया, क्योंकि उसके पहले किसी दो अंग्रेजों की हत्या हो गई और एक नन के ऊपर हिंसा हो गई, उन्होंने वापस। राम भद्र चौधरी का ये कथन पूरे हिंदुस्तान के कई आदमियों का कथन होगा कि क्या ये प्रेम और अहिंसा के अंग्रेज के सिक्कों को बाहर निकाला जा सकता है? आजाद हिंदुस्तान का इट इज पॉसिबल। वो अपने पत्नियों में कई बार कहते हैं इट इज पॉसिबल। किसी को यकीन हो नहीं सकता, लेकिन गांधी को इसलिए उन्होंने हिंसा का इतनी सी भी उसका साथ नहीं दिया तो नहीं थे। उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो मुसलमानों के प्रति उनका पार्शल है, खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन गो हत्या के लिए मुसलमानों को नहीं कह रहे। उनका नहीं, ये सौदेबाजी, ये लोग कहते हैं वो बनिया थे, वो सौदेबाजी करते थे और अपना उपयोग करते थे या वो अपना लाभ दे, नो नथिंग। उन्होंने इसमें भी यही कहा कि नहीं, मुसलमानों में जब हृदय परिवर्तन होगा तो वो खुद को मांग खाना। मैं उन पर कोई गलत जवाब नहीं। सारांश में मैं आपसे इस किताब की गांधी के बारे में ये आपके विचार नहीं पलट रही है जो विचार है वो, लेकिन ये किताब ये जरूर कह रही है गांधी को समझने के लिए सामान्य दृष्टि काम में नहीं अलग की। इसमें एक दो बातें जो आई है जो कि अभी कस्तूरबा के ऊपर उन्होंने किया, या मैं बताता हूँ। गांधी जी इसमें ही प्रसंग आया है। गांधी जब लौटते हैं बम्बई और वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं एक रसोइये को रखा, उन्होंने कहा उसको नौकर की तरह, यदि भी वो कहने को बोलचाल की भाषा में नौकर था,
लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो नौकरी तरह कभी रखा ही नहीं, झाड़ू पोछा तो खुद लगाते थे गांधी जी। ये तो और आप देखें कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी, तो वहां पर जो नाम तो उन्होंने संगठन का जो रख रखा था गोपाल दास गोखले ने कि वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और उसमें वो उसके जो पदाधिकारी थे बिल्कुल मालिकों की तरह व्यवहार करते थे। गांधी ने आते सारा बदल दिया, नो अपना काम खुद कीजिए। एक्चुअली सरला देवी को जब सबसे ज्यादा दिक्कत हुई वो इस बात की थी, गांधी उनको बार बार कहते थे तुम अपना काम खुद करो। गांधी ने अपने जीवन में कोई बात किसी को कही नहीं जो उन्होंने खुद अपने लिए नहीं की। ऐसी कोई बात उन्होंने, ये मेरा था। वो फर्स्ट क्लास में यात्रा, सेकंड क्लास, वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती, तो वो सरला देवी कहता नहीं, आम आदमी को ट्रेवल करते, क्योंकि वो खुद करते थे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान थर्ड क्लास में, भीड़ों में, मतलब गंदगी में पूरा हिंदुस्तान घुमा। लेकिन एक जिज्ञासा बनी रहती है कि सरला देवी को फिर वो स्थान क्यों नहीं मिला? उन्होंने भी काम तो बहुत किया था ना हमारे देश की आज़ादी के लिए, या उस समय जागृत लोगों को करने के लिए, तो सरला देवी लाइमलाइट में आज तक क्यों नहीं आई इस किताब से पहले? मेरा भी एक सवाल है, उनके मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, मतलब उनके बारे में इतना बात कर रहे थे सरला देवी के बारे में। हाँ, तो ये जो पुस्तक है, हाँ, ये किताब, ये पुस्तक है जो सरला देवी के बारे में आप किसने कहा है कि सरला देवी के बारे में ज्यादा बेसिकली एक सही बात। तो गांधी से मिलने से पहले भी सरला देवी और वो एक विलक्षण महिला थी। बंगाल की हालत आप देखिए, बंगाल में महिलाओं की ये स्थिति थी, इनमें वर्णन है कि वो पूरे शरीर पे एक ही साड़ी पहन सकती, ब्लाउज भी नहीं पहन सकती, और सूर्य पक्षा कहा जाता था। क्यों? सूर्य की किरण भी उनको न देख सके। गंगा स्नान के लिए कपड़ों सहित नहीं, पाल के सहित उनको डुबकी लगाई जाती थी। और इनका खुद का घर ही तक होता कंजर्वेटिव। ऐसी स्थिति में जैसे आपने कहा कि आपने बताया कि सरला देवी ऐसी महिला निकली जिसने बीए पास किया, जिसने मैसूर पर नौकरी की, जिसने संपादन किया, जिसने बंगाल के युवकों की छवि बंगाली बाबू से निकाल कर एक ये जो आरएसएस की शाखाओं का, तो मेरे ख्याल में सरला देवी ने शुरू की, लाठी चलाना वगैरह, तलवार बांधना वगैरह, ये सब सरला। और ये दुर्गा उत्सव को शक्ति के उत्सव के रूप में मनाने का काम सरला देवी ने बताया। तो विलक्षण उनके पास शरीर भगवान का दिया और उम्र सौंदर्य यौवन तो था ही, उसके अलावा प्रतिभाएं, कविता लिखना, अंग्रेजी बोलना, पर्यटनशिप भी थी। हाँ, और स्वदेशी आंदोलन की नींव लक्ष्मी भंडार करके वो एक संस्था खड़ी की, लेकिन फिर भी उन्हें वो जगह नहीं मिली। जगह इसलिए नहीं मिली इससे पहले हमने सरला देवी का नाम क्यों वो महात्मा गांधी की ऊंचाइयों को स्पष्ट नहीं कर पाए। वो एक सामान्य परिवेश में एक सामान्य महिला के रूप में ही वो रहना चाहती। गांधी जी स्वतंत्रता थी, उनका अपना स्वतंत्रता थी। आप मेरी बात को, गांधी जी ने पत्रों में बार बार क्या लिखा? हमारे पास सरला देवी के तो पत्र 4 है केवल। नहीं जो भी है, लेकिन इस किताब में जितना उल्लेख है वो ये है, गांधी जी ने लिखा है उनको कि तुम्हारा और मेरा जो प्रेम है वो आध्यात्मिक है, जो वासना का जो एक एपिसोड मारता है और उसके बाद लोग गांधी जी हट जाते हैं। और वो इसमें ये लिखा है कि आध्यात्मिक प्रेम का मतलब है कि हम अपने जीवन के उच्चतम को स्पर्श करें। मैं भी तुम्हारी वजह से अपने उच्चतम को स्पर्श करूं और तुम मेरी वजह से अपने उच्चतम को। और आपने कहा कि गांधी हट गए, गांधी कभी नहीं हटे, सरला देवी हटी, सरला देवी हटी, गांधी नहीं हटे। सरला देवी के मृत्यु के एक दिन पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी कि तुम अपने हिस्से का दर्द भोगने के लिए तैयार हो। चिट्ठी वो पढ़ नहीं पाई, उसकी डेथ हो गई, लेकिन गांधी कभी पीछे नहीं, गांधी हमेशा सरला देता। और एक प्रश्न जो आपने किया ना कि उसके पत्रों को जलाया किसने था, पता है आपको? पुत्र। हाँ, मतलब कि जो राज गोपालाचारी की जो बेटी थी उन्होंने जलाया,
मतलब कि गांधी ने यार ऐसा कुछ भी नहीं, गांधी तो बिल्कुल इस आरोप लगाया था उनकी बेटी है सरला देवी का सब नाटक है, ये श्रमिक वास जो उभर के सामने आ तो और वो चिट्ठी सरला देवी को लिख दी, तो सरला देवी ने गांधी को बताया, गांधी ने नहीं कोई बात, और वो चिट्ठी रामबट भी पढ़ने के लिए दी। उसके बाद गांधी ने राजगोपालाचारी को जवाब लिखा और उन्होंने माफी मांगी, ये है इसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी कि नहीं मेरे मिलता मतलब, क्योंकि उस व्यक्ति का कुछ छुपा हुआ था ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो पत्र जलाने का कारण था वो ये था कि वो महात्मा थे, वो अंदर से वो फील थे, वो अपनी बात सबके सामने रखते थे, लेकिन जो उनके आसपास के लोग थे वो चाहते थे कि उनकी एक पर्टिकुलर इमेज बनी रहे, ये बिल्कुल तो इसीलिए उन लोगों ने उनके पत्र साबरमती के लोगों ने तक सरला देवी का विरोध किया, आश्रम के लोग, कि ये क्या नाटक है, इनको ये जरूर ज्यादा मत कीजिए। ये तो राजगोपालाचारी ने कहा भी है कि महात्मा गांधी का सब कुछ ओपन खुला हुआ, कभी करने की कोई नुकसान पहुंचा रहा। मेरे दो जिज्ञासाएं, कथनी करनी समान होनी, क्या व्यक्ति आलोचना से परे हो जाता है? दूसरा, कि महात्मा गांधी ने ये बोला कि जब मुसलमानों का हृदय परिवर्तन होगा तो वो गौवंश अपने आप बंद हो, उसके लिए हम उनको फोर्स नहीं करते, मैं फोर्स नहीं करूँगा। इसी लाइन में सिमिलर, अगर कस्तूरबा गांधी को वो पैखाना साफ करने की इच्छा नहीं थी तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के साफ क्यों करवा? जब कस्तूरबा गांधी का हृदय परिवर्तित होता आपके आपको देख के वो स्वयं करती तो प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। अगर गौवंश के लिए आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों का हृदय परिवर्तित होगा खुद कर लेंगे, तो आप सरला देवी को साड़ी पहनने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं? बाकी जो चीजें हैं, कस्तूरबा गांधी को जबरदस्ती टॉयलेट में साफ करवा रहे हैं, उसके अलावा बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, फोर्स क्यों कर रहे हैं? तो दूसरा चीज है, अगर आपकी कथनी और करनी सेम, मेरी कथनी करनी सेम, तो जो मेरे गलत कृत्य हैं समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए या मेरे आस पड़ोस के लिए, क्या वो सही हो जाते हैं, सही साबित हो सकते हैं? तो महात्मा गांधी के केस में भी यही है, और कथनी करनी सेम है, तो क्या गांधी की आलोचना से परे हो सकते हैं? इसका उत्तर मेरा ये रहेगा, आदमी आलोचना से परे नहीं, लेकिन गांधी को आलोचना की परवाह नहीं, वो वही करेंगे जो उनको ठीक लगेगा। पहली बात जो ये जो महात्मा आज के बहुत लोग सर ऐसे ही करते हैं, तो ये अपने परवाह ही नहीं है कि समाज क्या कह रहा है, आपको जो करना लेकिन वो जो फ्रेमवर्क बड़ा नहीं, पर जो आजकल जो लोग कर रहे हैं वो अपने छोटे आत्माभिमान को किसलिए कर रहे हैं? गांधी का बहुत बड़ा अल्टीमेट गोल क्या है? गांधी का गोल क्या था? क्या उनको कुछ प्राप्त करना था? क्या उनको कोई राजनीति प्राप्त करनी थी? उसको भी देखना पड़ेगा कि उनका गोल अल्टीमेट क्या था और वो क्या कर रहे थे। मैं यहाँ पर एक, हालांकि इस किताब से पढ़े जाकर के, लेकिन चूंकि बात चली है कि भाई गांधी का कंट्रीब्यूशन पर भी बात चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम में कंट्रीब्यूशन पर, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम जो क्रांतिकारी हैं और करते हैं, ना तो हमें जनता को ज्यादा उनका मिलता है, रेस्पॉन्स मिलता है, और ना उनका समर्थन मिलता है, तो वो इस बात को महसूस करते हैं कि आज आवश्यकता है पूरे जन जागरण की। ये फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले ये रामप्रसाद बिस्मिल के विचार है, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी है, छोटे मोटे क्रांतिकारी नहीं है रामप्रसाद बिस्मिल, तो आप देखिए कि गांधी का योगदान यही है कि उन्होंने आम जनता में, जो बिल्कुल अशिक्षित थी, ग्रामीण क्षेत्र में, उन्होंने पूरा एक जन जागृति ला दी। उसके पहले गांधी के 1920 में आने से पहले आप देख लीजिए, तिलक तक भी देख लीजिए, पूरे देश में कहीं भी इस तरह की जागृति नहीं की। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर गांधी में ऐसा क्या जादू था, या ऐसी क्या बात थी, या ऐसी क्या, आप उसको दोनों तरह से कहते हैं, आप चाहे उसको महिमा मंडित करेंगे या सामान्य रूप में देखें, उन्होंने ऐसा क्या किया। दुनिया के जो लोग जो गांधी की तारीफ इसी बात को लेकर करते हैं, वो मुक्त इसी बात को लेकर, सम्मोहित इसी बात को लेकर के हैं कि अशिक्षित किसानों में, मजदूरों में, आम आदमी में उन्होंने ऐसे क्या कर दिया कि लोग सड़कों पर आ गए।
ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर बहुत सारी चीजें बनती है कि भाई वो भी फैक्टर काम कर रहा है, वो भी फैक्टर काम कर रहा है, सारे फैक्टर काम कर रहे थे, लेकिन ये फैक्टर जो है गांधी को ही श्रेय जाता है। उन्होंने आम आदमियों को मतलब कि और सड़कों पर आंदोलन उठा दिया। और दो बातें मैं आपको बहुत एक बात कहना चाहूंगा कि गांधी को महात्मा कहने की बात रविंद्रनाथ टैगोर ने की, और रविंद्रनाथ टैगोर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, मोदी कोई को समझ कर, जबकि उनके साथ बहुत मतभेद रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो आंदोलन जो गांधी ने किया वो तो झगड़ालू राष्ट्रवाद और कहते हैं उनके साथ वो, लेकिन उन्होंने महात्मा कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन का नाम दिया डेस्ट्रक्टिव रेस। हाँ, इस किताब में भी आया है। हाँ, किताब की बात कर रहा हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर, एक मिनट, रविंद्रनाथ टैगोर उनको महात्मा कहते हैं। और आश्चर्य की बात है जब आजकल के जो जनरेशन या कुछ विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ लोग जो वैसे बात करते हैं कि राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपिता कहने वाला दूसरे कोई नहीं है, उनके विरोधी मतलब वो विरोधी नहीं, उनके उपायों के विरोधी, बाकी उनका गोल एक ही है, सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने राष्ट्रपिता कहा। आप सोचिए, मतलब कि गांधी को जो महिमा मंडित करने वाले उनके विरोधी लोग हैं, जो उनकी बातों से सहमत नहीं है, उनके कदमों से सहमत नहीं है, उनके विचारों से, फिर भी उनको पता है कि गांधी भली आप इसको कह दीजिए मनमाना, जिद, वो सब कर दीजिए, उनको पता है गांधी क्यों कर रहे हैं। अगर अहिंसा के फॉलोअर होते तो फॉलोअर ने नहीं कहा है उनके कहने का मतलब नंदकिशोर आचार्य बीकानेर के साथ संस्कृत के कवि हैं, बहुत उनका मैंने एक व्याख्यान सुना, वो भी अहिंसा पे उन्होंने एक गांधी के बारे में, गांधी पर जो व्याख्यान था, उन्होंने एक बात बताई, एक गांव में गांधी जाने वाला हजारों इकट्ठे हो गए, उनका कार्य अपने में किसी में अपने बहुत सारे अपन भाषण करता है या बोलने वाले कोई अच्छे लोग नहीं है, लेकिन उनका नाम सुनते ही भेड़े वो आए, लौटते हुए आए और वो यूं करके बनाया, वहाँ खड़ा खाली फैलो, बस यूं करके वापस चले, वो गाँव वाले खान भी खाली फैले। नहीं, लेकिन अहिंसा को जो परिभाषित किया गया इन जैनिज्म, तो वो तो कहते हैं ना कि आप अपनी बातों से भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो गांधी ने तो कस्तूरबा को जैसे है ना, गांधी की परिभाषा क्योंकि अहिंसा, जब सरदार देवी चौधरी ने अपनी दीदी के साथ ऐसा क्यों करते थे, वो हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों करते थे, वो अपनों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों करते थे, इसमें जो मैंने जो पहले बोला था कि गांधी की साइकोलॉजी समझिए, जो वो जब उनके साथ पहले मैंने एक बार बताया था कि बचपन में जब उनके साथ ऐसा हुआ, जब उनके पिताजी गुजर गए और वो कहीं और लीन थे, तब उस समय उन्हें बहुत ज्यादा अपने ऊपर घृणा हुई कि मैंने ये क्या कर दिया। तब से उनके मन में ये बहुत गहरा इंप्रेशन हो गया था कि जब तक मैं अपने सिंस को नहीं धोऊंगा, मतलब मैं गंदगी में हूँ, मतलब खुद को सेल्फ टॉर्चर कह लीजिए या सेल्फ पनिशमेंट कह लीजिए, उनके मन में तब से थी कि मैं खुद को जब तक नहीं करूँगा तब तक क्लीन नहीं हो सकता। और यही उन्होंने जब टॉल्स्टॉय का उसमें वर्णन है कि वो उससे बहुत प्रभावित थे, उन्होंने भी वो भी क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे। क्रिश्चियनिटी में सिन, रिडेम्पशन, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा बोला हुआ है कि अगर आप सिन करेंगे आपको रिडेम्पशन करनी पड़ेगी, अपने आप को आपको टॉर्चर करना पड़ेगा। तो गांधी के मन में ये साइकोलॉजी सेट थी कि जो उनके अपने हैं, जिन पे वो अपना हक मानते हैं, चाहे वो खुद हो, चाहे उनकी बीवी हो, चाहे उनका बच्चा हो, चाहे वो देशवासी हो, वो उन पे कहेंगे कि तुम अपने सिंस को निकालने के लिए ये करो, ये भुगतो, और वो खुद भी भुगतो। आपने उत्तर दे दिया, लॉ ऑफ सेफ्टी की जो बात है ना इस किताब में, आपने जो कही वही वाली बात है, हम सबको किताब में वो उन्होंने एक वर्ड दिया, लॉ ऑफ सफरिंग। जब तक आप सफर नहीं करेंगे तब तक आप ये इन्होंने प्रश्न भी खड़ा किया, उत्तर भी दे दिया। वही प्रश्न ये ठीक है, फिर ओके। बस इसी पैरामीटर में ही हमको इन दोनों के रिश्तों को भी समझना है। आपने जो बोला ना, इसी पैरामीटर। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको निवेदन कर दूं कि गांधी ने अपने आप को हिंदू कहा है, मतलब और हिंदू की उन्होंने खुद ने परिभाषा क्या दिया है कि हिंदू कौन होता है और हिंदू कौन हो सकता है, खुद ने परिभाषा दी है। गांधी गीता की बात आप कर रहे थे, गांधी ने गीता को किस रूप में समझते हैं, उसे खुद गीता की टीका लिखी है। गांधी की टीका वैसे नहीं है जो आप बता रही थी ना कि जैनिज्म में वो ये मानता है। गांधी अपने ढंग वो कहता है कि गीता में हिंसा है ही नहीं,
आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप मतलब कि अनासक्ति योग के नाम से उनकी किताब है ये। उन्होंने कहा गीता में कोई हिंसा नहीं है, वो तो एक अहिंसक मतलब की किताब है। अब उनकी वरीयता अलग है। तो गांधी की गांधी हवा में बात नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो बकायदा उसको परिभाषित करते हैं। बताइए हिंदू स्वराज ने लिखा, उनके गुरु भी नहीं थे। गीता में तो जो काम आपके सामने करने के लिए आया है उसको करना ही आपका ध्येय है गांधी, और उन्होंने इस बात को माना है। मेरे सामने मेरी देश की आजादी का ध्येय है, मुझे आजाद पता है, और वो सत्य अहिंसा प्रेम का बात बताऊं। वो जो आपने जो बात कही ना कि हम सब कहते हैं कि मैं अपनी तरह से चलूंगा, माई वे और हाईवे, लेकिन वो क्या उद्देश्य के लिए माई वे और हाईवे? जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है तो वो सारी चीजें क्या है कि वो पता चलता है कि वो नल हो जाती है आगे जाके, या जीरो बन जाती है। सरला देवी ने जब उनको बताया अपने आत्मकथा में, संस्मरण में, कि उन्होंने अपने मर्जी के खिलाफ शादी की थी, क्योंकि उनकी शादी अजीब करके हुई थी कि वो उतरी ट्रेन से और भोपाल की दुल्हन की तैयारी थी और शादी की बात। तो गांधी जी ने उनकी प्रशंसा में एक वाक्य लिखा है, दूसरों की खुशी के लिए तकलीफ सह लेना सही मायनों में अहिंसा है। ये दूसरों की खुशी के लिए सबका तकलीफ सहन कर लेना सही मायनों में। लेकिन मैंने जो बातें बताई, मतलब जितनी मेरे को समझ आई कि गांधी जी की साइकोलॉजी ऐसी क्यों थी, आपकी समझ सही है, बिल्कुल प्रश्न भी सही था और आपने उत्तर भी दे दिया सही। लेकिन मैं फिर भी ये टिप्पणी नहीं दे सकती कि वो सही, वो 100% सही थे या वो 100% गलत। हर एक इंसान के साथ अपनी लाइफ में अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, साइकोलॉजी बन जाती है। और किसी में कुछ अब एक बात मैं अपनी तरफ से आखिर में कह दूं, मेरी ये धारणा है, आप सब ने अपनी अपनी बात कही, मेरी ये धारणा है अगर गांधी नहीं होते तो ये देश कभी आजाद नहीं होता। मैं आपको चाहे नेताजी होते, चाहे भगत सिंह होते, चाहे खुदीराम बोस होते, गांधी अगर न होते देश आजाद। थोड़ी टाइम क्रांति तो जगाई, लोगों की आग तो जगाई, लेकिन वो एक टाइम के बाद बुझ भी सकती है। लेकिन इन्होंने उनका प्रोसेस लॉन्ग टर्म था, लंबा चला, जो सही में बहुत किताबें पढ़नी पड़ेगी। और ये निकला और अंग्रेज अगर गए हैं गांधी पर छोड़ के, अंग्रेज जैसी कौम जो जालियांवाला बाग में नस्लता से लोगों को मार सकते हैं, अगर गए तो गांधी के सत्य पे हमेशा इज्जत है। गांधी को समझने के लिए मैं ये भी कहा था कि आंदोलन परमानेंट आंदोलन नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते। इंसान की अपनी जिंदगी होती है, इससे कई लोग वो प्रश्न है क्योंकि उनके 5 पत्री है ना, सिर्फ उनको सरला देवी के, और गांधी जी के पूरे हैं, है ना, पूरे नहीं 85 पत्र है, 85 पत्र, 80 या 85 तो सिर्फ उनके ही पत्र क्यों जलाए गए? जैसे नहीं होती तो दोनों साइड से होती ना, उनके पत्रों से भी तो हुई थी। उनके पास होते तो वो भी जला देते। जलाने वाली को मैं यही कहता, उसने जलाया, ये भी आपको बता। सरला जी के जो पत्र थे वो तो गांधी जी के पास होंगे ना, गांधी जी के पास सरला जी वही पास। गांधी जी का कोई चलता फिरता कोई पुस्तकालय थोड़ी था, वो तो उन्होंने कहीं ना कहीं रखे, उन्होंने जलाए, वो उनके घर में मौजूद थे। सरला देवी के पत्र जलाए तो इमेज बिल्ड तो दोनों के पत्रों से होती ना। तो 80 पत्र जो उपलब्ध है वो कौन से हैं नहीं पता, सीरीज वाले तो गायब, मतलब किसी पत्र का उत्तर तो नहीं मिलेगा। अगर वो मिलते तो इमेज कुछ और होती, तो एक इमेज ब्रॉड, मतलब एक इमेज है निकालने की। राजगोपालचारी की सोच क्या है सरला देवी के बारे में पुस्तक में है। हाँ, राजगोपालचारी की जो बेटी है उसी ने सारे पत्र चलाए, तो वो किस सोच से और कहाँ पे, मतलब ये आपको डैमेज कहाँ करेगा वो देख के तभी जलाएगा। नहीं तो 5 क्यों रखेगा? हाँ, बड़ा डैमेज कर, बाकी क्यों जलाएगा? तो 5 रखे जहाँ पे कम होगा, तो बड़ा डैमेज को रोकने के लिए ऐसा हुआ होगा कि ये मार सकता। और राजगोपालाचारी तो विरोध में थे संबंधों के, नहीं तो उनकी बिटिया विरोध में थी,
उन्होंने जला दिए। ऐसा माना जा सकता है, बट हाँ, क्या है हाँ, वो पढ़ने बड़ी बता हम एक मार के चल रहे हैं। ये सब बातें तो आज भी हजम नहीं होंगी, वो तो उस जमाने की बात हो गई, आज भी ये हजम नहीं होगी। आज भी हाँ? अगर तो उस जमाने में भी खराब हो गया तो फिर क्या? वो कौन वो पुत्र और हर पत्र से वो लिखते हैं प्रिय बहन सरला, हर पत्र में प्रिय बहन सरला, और मैं तुम्हें स्टेज पे गले तक नहीं, हर पत्र में नहीं, हर पत्र का ज्यादातर चेंज भी पत्रों किए, में, हाँ, चेंज भी ज्यादातर किए। पत्रों में फिर एक जगह माय डियर सरला भी है, My dear एक सरला भी जगह है। थोड़ा Dearest भी कहा है हाँ। एक जगह शुभ होकर लिखा है ओवरग्रोन स्टूपिड ओवरग्रोन पीपल, एक जगह ये भी लिखा है। तो वो इसी के लिए हो रहा है कि वो जो बड़ी पिक्चर दिखाना चाहते हैं ना, वो सरला बार बार क्या है कि छोटी पिक्चर में घूम रही है कि आश्रम में इन लोगों ने मेरे बारे में ये कटु बात कह दी, या लाहौर में मेरे लिए ये बात कह दी, या मैं जो एक्शन कर रही हूँ जो एक तात्कालिक परिणाम और दीर्घकालिक परिणाम होते हैं ना हमारे, बच्चा क्यों पढ़ रहा है कि उसको फर्स्ट आना है, बच्चा क्यों पढ़ रहा है उसको नॉलेज गेन करना है, इस तरह की अप्रोच होती है तो सब खेल ही बदल जाता है। ये बात है। गांधी पर आपने टिप्पणी नहीं की है, आप बोल सकती हैं, आपने नहीं अच्छा पढ़ी नहीं, फिर भी आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, जो भी आप है। गांधी के मैंने आप भाई साहब सर मैं एक सवाल आपसे, हाँ। गांधी को मालूम था सुभाष जी को मरवाया है, तो ये हिंसा का साध्य जन्म से अहिंसा के मतलब ये तो हिंसा को सपोर्टेड हो गया ना एक तरह से, जब उनको पता था कि बोस को मरवाया जा रहा है बोस को मरवाया सर, ये थी दांडी यात्रा। गांधी के जो अनुत्तरित जो प्रश्न है, सामने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे, सामने बहुत सारे प्रश्न उठाए गांधी को, जो अनुत्तरित प्रश्न है जिनका उत्तर आज तक नहीं मिला, जैसे गांधी जी को लिखते तो भगत सिंह बच जाते, ये होता तो ये होता, वो सारे प्रश्न आज भी अनसुलझे ही, क्योंकि उनका कोई उत्तर नहीं मिला। गांधी ने ऐसा क्यों किया, इसके लिए अभी बहुत सारे विभाजन भी एक्चुअली यही रीजन है जिसकी वजह से सब भ्रमित है ये कि ऐसा होता तो ये हो सकता इसके उत्तर है, लेकिन अगर अपन बाकी सामान्य मापदंड के ऊपर गांधी को देख रहे, मतलब किताब का मैसेज है, किताब पे बात हो रही है ना, किताब का मैसेज ये है क्योंकि हिंसा तो जैसे गांधी यात्रा पर नॉर्मल पैरामीटर से मालूम ही था कि अगर ये अगर यात्रा आपने होगी बोला तो था कि हिंसा गांधी आपने बहुत सारे लोग आ जाते थे, तो जितना लगता है जो भावनाएं हैं, जन भावनाएं होती है, कि गांधी उस समय के सामूहिक भावनाओं के प्रतीक थे, जो सामूहिक मैंने जन जागरूकता की जन की जो भावनाएं थी उनके प्रतीक थे, क्योंकि वो प्रतीकात्मकता जुड़ सकती है उसी आदमी से जो उनके समान उनका प्रतिनिधित्व करता है, वो से क्यों नहीं जुड़ी, भगत सिंह से उतने लार्ज स्केल में क्यों नहीं जुड़ पाए, रीजन क्या है कि ग्रुप्स अलग अलग, उनके सिद्धांत ही अलग थे, वो सिद्धांत मानने वाले आम परिवार में नहीं हो सकते। मेरे मतलब मेरा 4 लोगों का परिवार है तो उसमें भगत सिंह मानने वाले 4 नहीं हो सकते, लेकिन गांधी के विचार को मानने वाले 4 हो सकते हैं, और हम अपना जो सामान्य जीवन है वो भी चला सकते हैं। तो मुझे जो फील होता है, लगता है कि मतलब जो जन भावनाएं थी उस समय, एक छोटी सी बात बताऊं, उसके प्रतीक के रूप में एक आदमी, उनके पास हर साधारण आदमी अपनी व्यक्तिगत समस्या लेके के जाता है, एक आदमी आया बच्चे को लेकर कि ये गुड़ बहुत खाता है, तो गांधी ने कहा कि 1 महीने बाद तो उसने गांधी जी ने बेटा बेटा गुड़ मत खाए करो, गुड़ खाने के बाद भी कम खाए, तो ये इतनी सी बात करनी थी क्या, तो 1 महीने के लिए क्या बोला है बाद में, तो बहुत गुड़ खाता जब तक छोड़ू, जब तक खुद नहीं गांधी ने बोला कि क्या? आप खुद नहीं छोड़ूंगा, तब मैं सिर्फ कहने का पात्र नहीं था। तो ये कतली करनी हाँ, जो ऐसे हाँ। यानी महात्मा आदमी ऐसे नहीं बने, जब तक वो खड़ी उपजन पाँव उपजन दे रहा। नहीं एक्चुअली जो कमियां आती है ना, फट से हमारे दिमाग में आता है महात्मा, फिर ये कैसे महात्मा, पहली बात तो ये महात्मा महात्मा जो उन्होंने अपने आप को कोई महात्मा नहीं कहा कि मैं नमक आंदोलन में रहने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, दूसरा ही कोई लोगों ने कहा वो जा रहा है नौकरी नहीं, कहने वाले लोग भी कोई बड़े छोटे मोटे लोग नहीं थे, मेरा कहना ये उनके फॉलोअर्स नहीं थे, उनके अनुयायी नहीं थे, उनके विरोधी थे,
लेकिन वो बड़े विरोधी थे, मतलब कि बड़े बड़े दिग्गज थे, उन लोगों ने कहा वो जनरली क्या होता है कि उपाधि देने वाले दूसरे की उनके अनुयायी दे देते हैं, जनरली ये होता है कि महान है वो उनके अनुयायी बोलते हैं। वो आखिरी जब अनशन कर रहे थे तो लोगों ने नारे लगाए मरने दो गांधी को, एक गांधी जाए। मैं जब गांधी पे चर्चा के बाद जो आलोचना का क्रम है, आलोचना और अच्छे का जो क्रम है, वो चलते रहने से क्या होता है कि हमारी वो चीजें प्रतिक्रिया बढ़ी रहती है। गांधी जैसे आदमी पे हम बात कर रहे हैं, इस पे बात करना एक सामान्य आदमी के बस का नहीं है। गांधी पे कुछ भी बोलना मतलब बहुत कुछ चाहिए आपको बोलने के लिए। उनके व्यक्तित्व की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जो उनका योगदान, सब पे बात हो रही। आज के डेट में पिछले 20-25 साल से बातें शुरू हुई, तो पहले बातें नहीं होती। जब 20-25 साल से बातें शुरू हो रही है तो मतलब हमें स्वस्थ परंपरा तो कम से कम आज नहीं तो हो सकता है कि 100 साल बाद। अच्छा, यहाँ मेरा पूर्ण व्यक्तित्व आप लोगों से 2 सवाल हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने आपको बताई थी कि जो आखिरी जो 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय सरला देवी के पॉइंट ऑफ व्यू से गढ़ा गया है, लिखा गया, जो हमको रह कर उसको अगर हम बार बार ढंग से पढ़ते हैं, उसकी भीतरी परतों में जाते हैं तो ऐसा आभास होगा। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ इस 12वें अध्याय को पढ़ने में कि जो अलका सराव की जो लेखिका है वो हमें किसी धारणा की और किसी मान्यता की ओर या सही गलत की ओर ले जा रही है। इसमें सरला देवी अलका सरावगी का एक पहलू नजर नहीं आता। इस पूरी पुस्तक की खामी है, क्योंकि लेखक के ऑब्जर्वेशन भी होते हैं। चाहे आप उपन्यास जैसे रेत समाधि हमने पढ़ा तो कहीं ना कहीं गीतांजलि श्री भी मौजूद है। इस किताब की कमजोरी बता रहा हूँ, इस किताब की। ये मैंने आपसे प्रश्न किया था कि वो बच जाती है कहीं, वो एविडेंस रख रही है, वो फैक्ट्स रख रही है या सूचनाएं रख रही है, कुछ काल्पनिक भी कह रही है, लेकिन अपने आप को थोड़ा बचा के ले जाती है ताकि कोई विवाद पैदा ही ना हो या कोई उस तरह से चर्चा ना हो। और 12वें अध्याय मैं भी वही मानता हूँ, और 12वें अध्याय में ऐसा लग रहा है कि वो चीजों को ब्लैक और व्हाइट या सही गलत में हमारे सामने खड़ा या प्रस्तुत स्थापित करना चाहती, जबकि साक्ष्य है नहीं, सिर्फ 4 या 5 पत्र। तो इतना आप साफ तटस्थ होकर किस तरह से आकलन कर सकते हैं? ये प्रश्न मैंने भी आप किया था। नहीं, इस पे उत्तर के रूप में तो नहीं, लेकिन विचार के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, कि जब आपके सामने तथ्य नहीं है और जब आप कोई तथ्यात्मक उपन्यास लिख रहे हैं और तथ्य उपलब्ध नहीं है, तब आपकी कल्पना का सत्य सामने है। और कल्पना के सत्य की मेरे हिसाब से और जहाँ साहब के हिसाब की खूबी कि वो पाठक को अपना निर्णय लेते हैं। बच्चे की वो ठीक है, तो कल्पना का सत्य। और मैं आपके इस प्रश्न के जवाब में मैं 4 लाइनें इसी में किताब में लिखी हुई है, जो सुधीर चंद्रा बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बहुत पढ़ने योग्य है। और मेरे ख्याल में इसमें आपके प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ है। इतिहासकार और जीवनीकार प्रायः तथ्यों के मायाजाल में फंसे रहते हैं। कुशल कथाकार, इतिहासकार जीवनीकार से अलग, कुशल कथाकार तथ्यों के पीछे छिपे सत्य के मर्म को उद्घाटित कर देते हैं। अलका सरावगी का गांधी और सरला देवी चौधरानी इसी का एक अप्रतिम उदाहरण है। ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके महामानव गांधी और असाधारण सौंदर्य और प्रतिभा की धनी सरला देवी चौधरानी के बीच पनपे झंझावाती आकर्षण का जैसा बारीक, मार्मिक और सघन संयमित वर्णन यहाँ हुआ है और कहीं नहीं मिलेगा। उपन्यास का अंत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह एक अद्भुत जुगत है कि उस सबकी ओर इशारा कर देने की जो मूल पाठ में पुरुष गांधी के विरुद्ध कहा जा सकता था पर नहीं कहा गया, वह सब जो प्रेम की मर्यादा और आत्मसम्मान ने सरला देवी को और उनके सम्मान में कथाकार को कहने न दिया। तो इसीलिए जस्ट आपके लाइन में एक लाइन जोड़ता हूँ कि जो आप बोल रहे थे, जो सब अलका सरावगी का जो ये गुण है कि अपने आप को तटस्थ रखने से तथ्यों को वर्णन कर दिया, यही कारण है आज मुझे जो मतलब मेरा विचार है, यही कारण है कि ये किताब संवाद का विषय बनी है, नहीं तो विवाद का विषय बनी है।
तो अभी हम इस पे संवाद कर रहे हैं, रीजन अब वो निर्णय नहीं दिया, इसके आगे को कितने डिफरेंट अपने छोटे ग्रुप में कितने अलग तरह से नहीं। और ये कंट्रीब्यूशन तो इस किताब का है ही कि हमें सरला देवी चौधरानी से परिचय करवाया, जो कि हम आज तक परिचित नहीं थे। तो सरला देवी शराबी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस रूप में आप देखिए कि किसी ने नहीं लिखा इतना व्यापक रूप से, और उन्होंने लिखा है। तो हम लोग, मैंने इनको कहा था, मैंने अंग्रेजी में लिविंग स्टोन के टक्कर की राइटर सोचने विचारने के लिए और कुछ नए जो प्रश्न हैं उन पे विचार करने के लिए किताब को पर्याप्त जगह देती है। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि आज के पूरी दुनिया में गांधी के विशेषज्ञ रामचंद्र गुहा, जो बहुत बड़े इतिहासकार और प्रोफेसर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 4 किताबें मोटी मोटी सी लिखी है। और जिनको बड़ा शौक हो तथ्यात्मक चीज पढ़ने का, बिना तथ्य के उन्होंने लिखा ही नहीं। उन्होंने जो 89 वॉल्यूम्स हैं और साथ में लंदन में जो और उनके चीजें पड़ी हुई है, उन सब के आधार पर 4 किताबें लिखी है रामचंद्र गुहा ने। और यदि कभी मन हो जाए तो ले लें, और कभी मन हो जाए तो उसको पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। और नेचुरली, और एक बात जो आप बार बार कह रहे थे, मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार आलोचना से, परीक्षण से परे नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम बुद्ध का परीक्षण कर सकते हैं, कृष्ण का परीक्षण कर सकते हैं, राम का परीक्षण कर सकते हैं, तो गांधी और सबका परीक्षण। लेकिन हमारी बातें बहुत तथ्यात्मक होनी चाहिए, बहुत सार्वजनिक होनी चाहिए, बात सब यूनिवर्सिटी से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक बात कही सावरकर की, सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर सेना बनाया, ब्रिगेड का नाम रखा, आपको आश्चर्य होगा, मौलाना ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। उन्होंने सावरकर ब्रिगेड नहीं रखा है, क्योंकि प्रभावित होते हैं सावरकर के जीवन से, तो उनका नाम पेपर में रख देते हैं, लेकिन नहीं रखा। तो हमें सोचना चाहिए कि आजकल जो हमें पढ़ाया जा रहा है बात दृष्टि से, और जो हमें तो वो उससे चीजें अलग हटकर के हम जो तथ्यात्मक चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वो छोटी छोटी चीजों में मदद करेगा। इसलिए मैंने रामचंद्र गुहा का स्पेशल नाम लिया है, जिन्होंने 4 किताबें लिखी, करीब 2000 पेज से भी ज्यादा किताबें होगी चारों को मिला दो, 4 वॉल्यूम 4 किताबें हैं, आप और पढ़िए जरूर। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी। नहीं, 2 तो ये है, और गांधी आगमन में 2 भागों में है, एक ही बात है, हिंदी में 2 भाग, उसी का एक्सटेंशन आया ना नेहरू के बाद। हाँ, नहीं, एक अभी आगमन तक 1930 तक एक विचार के लिए, एक प्रश्न आपके लिए कि गांधी के जो विचार क्रिस्टलाइज हुए वो कब हुए? क्या वो साउथ अफ्रीका में हुए, या वो उसके पहले हुए, या इससे ग्रेजुअल प्रोसेस क्या है? आप गांधी के विचार को जितना मुझे जितना जानता हूँ कि जब लौट के भारत आए तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट, साबरमती, ये सब पूरा प्रोसेसर है, तब जाके एक विचार आता है कि ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन उनको डेवलपमेंट मुझे पता एक संकेत अपने और एक घटना मालूम है कि गांधी को ट्रेन से पकड़ के भेजा गया, पुस्तक में उल्लेख है कि उनके साथ तो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं, यहाँ तक कि कुछ लड़कों ने उनको पेट से लटका के फांसी देने का पूरा वातावरण। और अंग्रेज महिला गांधी मूवी में भी ये सब, ये जो बोल रहे हैं, ये सब कस्तूरबा ने कहा है कि ये जगह छोड़ो, यहाँ तुम्हें मार दिया जाएगा, और तुम इनको अभी भी गांधी कस्तूरबा कह रहे नहीं, इनको हम ट्रेन करते हैं, इनसे जीते, तो वो कह लिए कि वोट तो मारवे सारे हो और तुम्हें अभी टाइम। तो इस किताब से ही मैंने तो बहुत ज़्यादा जल्दी किया है, किताब से ही मैं ये समझा हूँ कि साउथ अफ्रीका में जो गांधी को मानसिक रूप से भगवान पहला तो उनका वही है। और आपने ये बात कही तो देखो, ये बात बिल्कुल सामने आती है कि उस हिंसक माहौल में रहते हुए, जीते हुए, झेलते हुए गांधी अहिंसक बने थे। आप सोचिए, मैं यहाँ जब आप कह रहे हैं ना कि उस पर लाद रहे हैं, अपनी बात लाद रहे हैं, अपनी बात कर, लेकिन उस हिंसक माहौल में रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर ही नहीं रहे, मतलब जस्ट एकदम नॉन साहित्यिक, एकदम मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट, हम जस्ट सामान्य नागरिक तरह। अगर आप मतलब गांधी को नहीं लेते, मतलब गांधी को एक व्यक्ति है जो हम अमेरिका में, मेरे आसपास मतलब अमेरिका में सपोज कीजिए कि मेरे आसपास एक कॉलोनी में रह रहा हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरे 4-5 लोग हैं, क्या मैं उस कंडीशन में वहाँ हिंसा कर सकता हूँ अगर मेरे ऊपर हिंसा की जा रही है? तो
अगर मुझे 4 लोग मिलकर पिटाई कर दिए मेरा, तो क्या मैं उस अवस्था में हूँ कि मैं प्रत्युत्तर दे सकूं? नहीं, आप भाग सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। नहीं, मजबूरी है, नहीं भाग सकता। नहीं, प्लान तो कर सकते थे। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां रखी हैं। प्लान करने का मतलब और नहीं बचे तो गए नहीं, वो तो चला करके वहां पर वो ज्यादा समय रुके। जस्ट एक मतलब परिस्थिति जन्य प्रश्न था। और मैं आपको जब आपने एक बताया तो मैं आपको कहना चाहूँ, ये हमें पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए ही क्यों, पता है, हम सबको पता है होना चाहिए, हम सबको ये पता होना चाहिए। वो तो वकालत करने के लिए सिंपल एक केस निपटाने गए थे, और केस निपटाते नहीं उन्होंने आपस में समझौता करवा दिया, और उनका आप दूसरी देखे तो उनका बिल्कुल अलग मामला है। मतलब नहीं, मैं जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं, हाँ, नहीं, तो प्लान कर सकते, प्लान का स्कोप उनके पास का स्कोप रहता है, मान लीजिए प्लान का स्कोप उनके पास। सामान्य जो परिस्थितियां होती है, मैं उससे उत्पन्न एक मतलब प्रश्न करना वस्तु पर ये रहती है भारत का। नहीं, जैसे कि आप देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को लगा कि भाई यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ उनको भी लग गया कि यहाँ रहते हुए हिंसा ना, उनसे टक्कर रहना बहुत मुश्किल है, तो वो भाग के चले गए ना, और बाहर जो भी तो उन्होंने प्लान किया ना यहाँ से, क्योंकि एक मोटे तौर पर मुझे लगता है जो आपने कहा, मैं सामान्य रूप में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं गांधी को और वो सब महामानव उस रूप में नहीं बोल रहा हूँ, कि गांधी को एक बात तो लग गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ यदि हमने हिंसक आंदोलन किए, अब देखो उन्होंने ऐसा कहीं नहीं आता है, पर उनके कहीं ना कहीं जो ये बात है, उन्होंने जो हिंसक आंदोलन की परिणति देखी हो या सुनी या पढ़ी, तो ये आंदोलन एक तो जन आंदोलन चला करके ही अंग्रेजों का खिलाफ किया जाता है, और यदि हम उसको हिंसक बना देंगे तो मतलब कि संभव ही नहीं है कि आप मतलब कि ऑर्गेनाइज जो हिंसा अंग्रेजों के पास है उसका विरोध कर सकते हैं। इसमें मैं आपके विचार से सहमत, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल और उसको पूरी ईमानदारी से अहिंसा बनाया, मतलब ताकि कहीं भी उंगली उठाया नहीं जा सकता है कि उनकी आप उनकी ईमानदारी और अहिंसा पर तो उंगली उठा ही नहीं सकते कि भाई उन्होंने, क्योंकि विरोध के बावजूद जैसे उन्होंने बीच में अपना जो सहयोग आंदोलन लिया था, जबकि वो 84 की घटना हो गई थी तो भी लिया था, सब लोग विरोध में थे, फिर भी उन्होंने आंदोलन वापस ये बहुत बड़ी बात है। आप भी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल, हम ज्यादा बोल रहे हैं, हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं एक्चुअली में, कि मुझे जितना समझ आया इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ के, इस किताब के बाद मैंने काफ़ी और भी पढ़ी बुक्स, तो उससे मुझे ये समझ आया कि जो इंडिया की उस वक्त, जब पहली बात तो जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए उस टाइम कोई एक का नहीं था, उस टाइम पे थे कुछ मुस्लिम रूलर्स कहीं पे, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत पुअर थी, लोग ऑलरेडी बहुत पीड़ित थे, ऑलरेडी बहुत हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही थी, जिसका इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है कि औरतों के साथ क्या था और गरीबों के साथ क्या था और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ क्या था। तो ऑलरेडी जो इंडिया में गंदगी थी उस वजह से इजीली ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया इंडिया को। प्रॉब्लम ये थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको यूनाइट कर दिया कि भाई तुम चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे तुम नीची जाति के हो, चाहे तुम औरत हो, चाहे तुम बच्चे हो, सबको इकट्ठा होकर सिविल डिसोबीडियंस करनी पड़ेगी, तभी जाके काम बनेगा। ये इनकी मैं प्रशंसा करती हूँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे और उससे ब्रिटिशर्स हट जाएंगे, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। मैं ये मानती हूँ अगर पहले से ही अपने पास, जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स क्यों ऑक्यूपाई कर पाए, उन्होंने इंडियंस को नॉर्मल एक सिविल डिसोबीडियंस या मतलब एक ये नहीं कि दंगा करा रहे, उन्होंने एक प्रॉपर आर्मी बनाई, आर्मी के हेड है, हर जगह ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है जो आज इंडिया के पास खुद की है, उस टाइम पे नहीं। अगर उस टाइम पे इंडिया की एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती तो इतना कुछ नहीं होता। और गांधी भी ये कह रहे हैं कि आप इस वे में मत करो, लेकिन अलग वे में एक आर्मी होनी चाहिए। जब होमी बाबा पे जब बात आई थी, जब अगर हम अहिंसा की बात करते हैं, अगर हम गांधी विचार की बात, तो होमी बाबा पे कई लोगों ने कहा कि आप क्यों न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, हम तो अहिंसक हैं, बिल्कुल हम हिंसा का साथ नहीं देते। लेकिन होमी बाबा ने कहा यू हैव टू हैव द अल्टीमेट पावर टू बी एबल टू मेंटेन पीस इन द कंट्री। अगर हमारे पास पावर नहीं होगी तो कल पे हम पे कोई फिर से आ जाएगा अटैक करने। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ, अगर हमारे पास आर्मी नहीं होगी, हमारे पास, हमें कहीं ना कहीं वॉर का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये नहीं कि कल को वहाँ से भी गली से कोई निकल गया और वो भी पत्थर लेके चल दिया और कोई भी कहीं पे जो आप बात कह रहे हैं इसमें क्या है कि आप 30-40 साल थोड़ा सा जंप कर दिया आपने।
हमको 30-40 साल थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्या है कि जो 45-46 के पास में भारत में, उस पर कभी अलग से डिबेट रखेंगे नहीं, मैं उसी पर बात कह रहा हूँ। गांधी ने कहा था कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, वहाँ से हमको चीज़ों को पकड़ने पड़ेगी। और ग्राम स्वराज की और स्वराज की जो उनकी सोच थी ना, उसको लेते हुए और आगे के जो 1952 में जो चुनाव होने के बाद के भारत है, दोनों को रिलेट करके चीज़ों को थोड़ा पकड़ के देखना पड़ा। तो मतलब आपको क्योंकि इंडिया था उस वक्त जो इंडिया थी, पावर तो किसी और के हाथ में था। छोटे छोटे राज्य हिंदुस्तान का महात्मा गांधी और ने किया, अहिंसक बना दिया। हमारे पास चाइना वार तक ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं थी, चाइना वार तक नहीं थी, इसलिए हमने भयंकर मार, इसलिए तो वो लाए हो। हाँ, उन्होंने नेहरू जी को कन्विंस किया था कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो है ना पैसिफिक में बहुत बुरी मार पड़ी थी। ये वो एक पूरी किताब लिखी है। वो तो ये सब हमारे भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के कारण हमारी आदत हो रही है। और अब चाइना से पिटने के बाद हमने जो पाकिस्तान से लड़ाई की है, उसका कारण हमारे पास माल भी है। और इसमें भी लिखा है कि बंगालियों को तो क्या कहते हैं कि ये तो बेकार है। अंग्रेज नहीं, ये तो आज भी मशहूर है, बंगाली बहुत सीधे होते हैं, इसलिए इन्होंने उनको और डरते बहुत हैं। उनको यूनाइट। हम कभी गांधी पर और अहिंसा पर अलग से डिस्कशन करेंगे, मुझे लगता है वो एक अलग डिस्कशन की मांग करता है। अभी तो सरला देवी थी ना, सरला देवी और ये बुक है हमारे। प्लीज आप सर्विस